हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो हेल्थ की क्लास हम लोगों ने ऐसे राइटिंग में ख़त्म की है एंड नाउ द सेकंड क्लास दैट वी हैव इज़ एजुकेशन। लास्ट टाइम मैंने हेल्थ में साथ साथ आपको नॉलेज देने के साथ साथ तो आपको ये भी बताया था कि एक्चुअली हम लोग लिखते कैसे हैं हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है। मैंने पूरा फॉर्मेट बताया उस क्लास के अंदर। इधर मैं एजुकेशन के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है और बेसिकली हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जब एजुकेशन के ऊपर आता है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, टू बी अ वेरी गुड राइटर यू हैव टू बी अ गुड रीडर फर्स्ट। तो हम लोग उसी तरीके से अप्रोच करेंगे इसको और हम एजुकेशन के बारे में पहले नॉलेज लेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि हमें लिखना कैसे एजुकेशन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास। हमारे पास एजुकेशन में जो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन वगैरह देना है, हमें एक्चुअली जानना है कि व्हाट इज एजुकेशन। तो विल स्टार्ट द क्लास विद दैट। एजुकेशन इज एम्पावरिंग एंड रीडिफाइनिंग। ठीक है, फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द यंग इन इंडिया एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट डिसिप्लिन, डेवलपमेंट, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड अ पाथ टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, जो एक साइकिल होती है जैसे अगर देर आर सम इलिटरेट पेरेंट्स एंड दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली गेन सो मच नॉलेज। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो उनके स्टूडेंट्स जो उनके बच्चे होते हैं बेसिकली दे ऑल्सो डू नॉट गेट दैट एडुकेशन और नॉलेज। सो वो जो साइकिल है इग्नोरेंस की, जो या तो फैमिली से चलती आ सकती है ये बोल सकते हैं आप, या फिर एक साइकिल ऑफ इग्नोरेंस जो इंसान के अंदर खुद होती है उसको ब्रेक करने का एक पाथ है। एंड द साइकिल ऑफ इग्नोरेंस एंड द पोवर्टी। ठीक है, विच लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो उसके बाद ये पाथ पे निकलने के बाद आप कहाँ पहुँचते हैं? अ पाथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। प्लीज़ इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को ना हमेशा ध्यान में रखना जब भी सोशल डेवलपमेंट के लिए या कोई सोशल सेक्टर के लिए अगर कोई टॉपिक आता है। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो एक विंडो है हमारे पास इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन को, ठीक है, 15 to 59 उसको मान सकते हैं आप, जो 2030 तक एक बहुत बड़ी विंडो है ना हमारे पास। अगर हमने उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया सो एक्चुअली जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसके बाद फिर आगे और बढ़ने का, एंड वी कैन एक्चुअली गेट टू अ लेवल जहाँ पे हम टॉप 3 इकोनॉमीज में भी आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द जीडीपी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर एम्पावर करना है तो शुरुआत एजुकेशन से होगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ एजुकेशन में लिख कर इसको ज़रूर आना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन इकोनॉमी। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ये मैं जो पहले बता रहा हूँ कि क्या लिख कर आना है, डेफिनेटली मैं आपको जब वो पूरा दूंगा लास्ट में कि कैसे लिखना है आपको एजुकेशन वाले में। बट अगर आप खुद लिख सकते हैं इस सारे डेटा को यूज़ करके, वेल एंड गुड। बट अगर आपको इस पे कुछ एनालिसिस भी चाहिए कि सर हमारे को एवेल्यूएशन भी कराना है कि हमने क्या कमी छोड़ी है और कैसे बेटर कर सकते हैं, और इसके लिए वैल्यू एडेड मटेरियल जैसे कोट्स हो गए, वर्ड्स हो गए जो यूज़ कर सकते हैं ऐसे एसेज के अंदर। अगर आपको वो डिटेल्ड तरीके से चाहिए सो यू कैन ज्वाइन माय कोर बैच। नीचे टेलीग्राम चैनल पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पे हम इवैल्यूएशन भी करते हैं और फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं बहुत सारी उसके अंदर, बिकॉज हम इंटरव्यू प्रोग्राम और डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम साथ में चला रहे हैं। तो अगर आप ये अकेले कर सकते हैं इसको डेटा को यूज़ करके ऐसे या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर निकाल सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर ध्यान दीजिए और आपको कोर बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी और स्ट्रैटेजी चाहिए और अच्छे से वैल्यूएशन चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो फिर आप वो ज्वाइन कर सकते हैं कोर बैच। ठीक है, सो एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टू अचीविंग ऑल अदर बेसिक ह्यूमन राइट्स। शुरुआत उसी से होती है। एजुकेशन कैन हेल्प डिक्रीज पॉवर्टी, सोशल इनक्वालिटीज़ जो हैं वो हो सकती है, एम्पावर कर सकती है विमेन को, एंड अदर्स मार्जिनलाइज सेक्शंस जैसे समझिए जैसे ट्राइबल्स हो गए आपके पास, वल्नरेबल सेक्शंस भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, उन लोगों को अगर एम्पावर करना है तो बहुत ज़रूरी है आपको कि एजुकेशन देना। ब्रिंग डाउन डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइनली हेल्प इंडिविजुअल्स लिव लाइफ टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, इट हेल्प्स इंप्रूव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलती हैं फिर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस उन सब में। ठीक है, यहाँ पे है बाय 2030 इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन अराउंड द ग्लोब। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम उनको स्किल कर सकते हैं,
वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे पहले हमें उन्हें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में। सो वी शुड एक्चुअली सी दिस एज के हमारे पास एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बड़ी, ठीक है, विंडो है एक, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे को कुछ स्टेटस है एजुकेशन इंडिया का क्या है, ठीक है। द इंडियन एजुकेशन एंड सोशल अरेंजमेंट जो है वो आप देखोगे, अगर जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है उसमें तो बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, किसी का किस तरीके से चल रहा है, किसी का किस तरीके से चल रहा है, कोई घर पे ही पढ़ाता है, कोई बाहर भेजता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू देम। उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल से शुरू होते हैं उसके बाद हम लोग को फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो एकदम स्टेबल तरीके से रखा हुआ है हमने, ठीक है। तो द इंडियन एजुकेशन एंड सोशल अरेंजमेंट्स आर वेरी इनफ्लेक्सिबल ऑन किड्स एंड कंप्लीटली इग्नोर देयर फीलिंग्स, ठीक है। उनके फीलिंग्स, थॉट्स और एम्बिशंस को हम लोग केटर नहीं करते हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर लिखना, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट अबाउट, ठीक है, कि जो थॉट्स और एम्बिशंस हैं हम उनको मिस कर देते हैं, ठीक है। किड्स आर प्रेस्ड टू स्टडी फ्रॉम द एज ऑफ 3। अब प्रेशर आप देखिए फैमिलीज़ का, जो फैमिलीज़ शुरू से बहुत ही मतलब अकेडमिकली बहुत ही अच्छे लेवल पर रही हैं, उनको हमेशा लगता है कि उनके जो बच्चे होंगे वो भी अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत पढ़ने वाले होने चाहिए, शुरू से पढ़ाई में लगा दो और वो सब है। लेकिन हम लोग वो जो उनकी बेसिक नीड है कि एडुकेशन नॉलेज के लिए है, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, उस फैक्ट को हम भूल जाते हैं और हम बस उनको पढ़ाने में, रटवाने में लग जाते हैं, ठीक है। नॉन परफॉर्मर्स आर ट्रीटेड एज डंचेस, ठीक है, उनको बुद्धू समझा जाता है, डिटेस्टेड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी। पेरेंट्स सोसाइटी दोनों डिटेस्ट कर देते हैं उनको कि पढ़ने लिखने वाला नहीं है, मन नहीं लगता होगा, मतलब ये तो कंसिडर ही नहीं करना फैक्टर कि उनका मन नहीं लगता इस चीज़ को पढ़ने में। बस ये होता है कि भाई पढ़ तो सभी सकते हैं, तुम ही नहीं पढ़ रहे बस। सो इट इज़ लाइक दैट। एज पर द यूनेस्को डेटा, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर रेट्स ऑन एजुकेशन पर स्टूडेंट। लोएस्ट पब्लिक रेट ऑफ एजुकेशन, रेट्स ऑन एजुकेशन पर स्टूडेंट, इस को ज़रूर याद रखेगा। एजुकेशन इन मोस्ट स्कूल्स इज वन डिमेंशनल, ठीक है। ऑब्सेसिव फोकस किसके ऊपर होता है, मार्क्स ले आओ बस, वन डिमेंशनल रखना है हमने इसको, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, मल्टी डिमेंशनल रखना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड टीचर्स हर लेवल्स पे नहीं होते हैं, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, दे आर नॉट ट्रेंड फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। उनको ऐसा जाना है, पढ़ाना है, आप मार्क्स ले आते हैं अपनी क्लास वालों के स्टूडेंट के लिए तो आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। सो क्वालिटी टीचर्स एक मिसिंग लिंक है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, दिस इज द मिसिंग लिंक। नेक्स्ट, द करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन फेसेस मेजर चैलेंजेस लाइक लैक ऑफ एडिक्यूएट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसिंग है, स्कूल्स वगैरह की हालत देखी है आपने बहुत सारी सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स की खासकर कैसी होती है, और प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का, लेस देन 3.5% ऑफ द जीडीपी। एंड एज पर द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो यूडीआईएसई है, ठीक है, उसमें क्या है, द प्यूपिल टू टीचर रेशियो इज 24:1। और कहाँ पे, एलिमेंट्री स्कूल्स में 24:1 की है टीचर टू मतलब स्टूडेंट रेशियो, विद अ लिटरेसी रेट ऑफ 77%, ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज 74%, अब तो बढ़ गई है वो। इंडिया लैग्स बिहाइंड अदर ब्रिक्स नेशंस, जो ब्रिक्स नेशंस आपको पता है, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, जिनकी लिटरेसी रेट्स 90% से ऊपर है। तो जब आप कंपेयर करोगे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो आप उसमें क्या इंपॉर्टेंटली डालोगे उसमें, कि ये वाला पॉइंट जरूर डालना है कि ब्रिक्स नेशंस हैं, जो क्योंकि हम बहुत जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हम पार्ट हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे तो एग्जामिनर को पता है कि यू हैव नॉट जस्ट रेड द नेशनल न्यूज़, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द इंटरनेशनल सिनेरियो एज वेल, ठीक है। तो बेटर स्टूडेंट टीचर रेशियोज हैं इनके वहाँ पे। डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट शो दैट ओनली हाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स who enter the primary school make it to the upper primary school। अगर आप प्राइमरी स्कूल से निकलते हैं, जैसे 100 बच्चे, तो सिर्फ 50 ही अपर प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। एंड लेस देन हाफ ऑफ दैट गेट इनटू 9 to 12 क्लास साइकिल। इट इज़ लाइक कि 100 बच्चे घुसे, ठीक है, उसके बाद 50 हो गए, और उसके बाद इसका भी 50% चला गया और 25, आखिरी में हमारे पास 9th to 12th में कितने हैं, बचे ही नहीं बच्चे। So this is a very alarming situation. You can actually use this fact to enhance your answer. ठीक है, only 58% of children enrolled in the classes 3 to 5 could read a class 1 text। सिर्फ 58% बच्चे ऐसे थे जो 3 to जो
क्लासेस में थे 3 to 5th क्लास तक, जो एक्चुअली फर्स्ट क्लास का टेक्स्ट भी अगर पढ़ सके तो गनीमत है। ठीक है, इट इज़ गुड एक्चुअली अगर वो इतना भी पढ़ पा रहे हैं तो। ओनली 58%, दैट मीन्स 42% जो 3rd से 5th क्लास के बीच में वो फर्स्ट क्लास का टेक्स्ट ही नहीं पढ़ सकते। लेस देन हाफ, मतलब 47% वर एबल टू डू सिंपल 2 digit सब्सट्रैक्शन। Only half of the children in classes 5 to 8 could use a calendar. This is so saddening. Only half of the children, कहाँ से 5 to 8 क्लास तक कैलेंडर यूज कर सकते हैं। They were not found proficient in even the basic skills. About 2/3 of the students in class 4 could not master the measurement of length of pencil with a ruler. ठीक है, तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एजुकेशन, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन एज वेल. Study after study has shown that the true indicator of economic development in a country is education. True indicator of economic development किसी भी कंट्री का क्या है? एजुकेशन है, एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल. हेल्थ हमने देखा, अब एजुकेशन देखने वाले हैं. तो यहाँ पे बहुत इशू आ रहा है हम लोगों को. अब हम कुछ देखते हैं कि कुछ कमीशंस और वो सब बनी थी जो हमारे हम क्योंकि थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे बना था 1947 के बाद, कैसे हमने एजुकेशन को परसीव किया है. कि बीच में मैंने इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको एक व्यू मिल सके कि हम लोग कहाँ से गुजर रहे हैं और अभी इस मुकाम पे जो आज हम हैं वो किस वजह से हैं. फर्स्ट शुरू करते हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में बनी थी अंडर एस राधाकृष्णन. ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने बोला था कि हायर एजुकेशन एक्सेसिबल करना चाहिए ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन. तो किस पे दिया है इस कमेटी ने एम्फोसिस? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने हायर एजुकेशन के ऊपर. फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनी जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन को बहुत फोकस दिया गया. डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलैयर जो थे, ठीक है, वो इस कमेटी के मेंबर थे. उन्होंने क्या बोला कि इंक्रीज करो एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई स्कूल कोर्सेज, establishment of multi-purpose high schools, introducing a uniform pattern throughout the country and recommended the setting up of technical schools. तो बेसिकली क्या है, एजुकेशन में वहाँ पे जो वो सिंगल अप्रोच थी उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी. फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन थी जो किसकी चेयरमैनशिप में थी? डॉक्टर एस कोठारी साहब थे उनके उसमें. एंड रिकमेंडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन 3 मेन एस्पेक्ट्स. किस पे? इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़. देखो ये 3 जो है ना, ये आप जब भी एजुकेशन के मामले में लिखोगे ना और आपको कोई भी कमेटी कोट करनी है, ठीक है, कि उसने ऐसा बोला था, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 जो डॉक्टर एस कोठारी साहब के अंडर बनी थी, उसका डाल सकते हो कि उसने 3 मेजर चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा था. इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़. फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 बनी, फॉर्मुलेट की गई. ठीक है, कोठारी कमीशन की बात पे ही उन्होंने क्या बोला कि कंपलसरी एजुकेशन कर दो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्फोसाइज है. एम्फोसिस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है, एम्फोसिस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस. अब इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, वो हम इस आगे देखेंगे. इन सेकेंडरी स्कूल्स में रीजनल लैंग्वेजेस लेकर आओ. इंग्लिश हैड टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स, considered Hindi as the national language and promoted the development of Sanskrit. कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है स्कूल्स में, कैसे डालो? इंग्लिश मीडियम डालो और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज अगर कंसिडर किया जाए, एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत. 6% ऑफ द नेशनल इनकम टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली अचीव इट एवरी ईयर. फिर आता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन विच इज़ 1986. इनमें क्या बोला था कि एजुकेशन दो सभी को, मेजरली किन सेक्शंस को? स्पेशली एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड विमेन. प्रोविजंस ऑफ फेलोशिप्स फॉर द पुअर, इम्पार्टिंग द अडल्ट एजुकेशन, रिक्रूटिंग टीचर्स फ्रॉम ऑप्रेस्ड ग्रुप्स, उनसे टीचर्स लिए जाएं, एंड ऑल्सो डेवलपिंग न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स. ठीक है, एजुकेशन टू बी गिवन टू रूरल पीपल इन कॉन्सोनेंस विद दी गांधीयन फिलॉसफी के बारे में बात की थी. ओपन यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट की जाएं जितनी ज़्यादा हो सकें. प्रमोशन ऑफ आईटी की भी बात की थी इसमें. ठीक है, और बिसाइड्स ओपनिंग अप टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर इन अ रादर बिग वे टू प्राइवेट एंटरप्राइज. तो हमें खुद ही आईटी को एजुकेशन में वो करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए.
फिर 1992 में एक थी, ठीक है, जो किनके अंदर अंडर चेयरमैनशिप किसके अंदर थी, आचार्य राममूर्ति, ठीक है। तो उन्होंने नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन के बारे में था, ठीक है। इट रिकमेंडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी होगी किसको, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को रेकमेंड करने में कि एजुकेशन को बेटर किया कैसे किया जा सके। तो प्लीज़ ज़रूर लिखना कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहाँ पे थी, 1992 आचार्य राममूर्ति की तरफ से, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो एडवाइजरी बॉडी होगी किसको, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए। फिर TSR सुब्रमण्यम कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। एंड इंडियन एजुकेशन सर्विस शुड बी एस्टैब्लिश्ड, इंडियन एजुकेशन सर्विस एज एन ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS IPS होती है वैसे इंडियन एजुकेशन सर्विस है। जब आप अपने, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे हम, कि आपको एक ज़रूर चीज़ करनी है कि वे फॉरवर्ड में आपको अपने 2 से 3 इनोवेटिव सोल्यूशंस बताने हैं, उसमें आप ये ज़रूर बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द TSR सुब्रमण्यम कमेटी वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद दिस इंडियन एजुकेशन सर्विस, ठीक है, एज एन ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। उसमें और क्या बताया उन्होंने सुब्रमण्यम कमेटी में, आउटले ऑन एजुकेशन शुड बी रेज टू एटलीस्ट 6% ऑफ द 6% ऑफ GDP की बात सभी कर रहे हैं। देयर शुड बी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन विद 50% मार्क्स एट ग्रेजुएट लेवल फॉर एंट्री टू एग्जिस्टिंग BEd कोर्सेज के बारे में, ताकि जो टीचर्स हैं उनको भी टीचिंग को भी प्रमोट किया जा सके। टीचर एंट्रेंस टेस्ट होने चाहिए, ठीक है, जिस भी टीचर को रिक्रूट करना है ये वाले इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कंपल्सरी लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन फॉर टीचर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल शुड बी मेड मैंडेटरी। इससे क्या होगा कि आप टीचिंग कल्चर जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर पाओगे और बेटर कर पाओगे फॉर द स्टूडेंट्स। प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 4 to 5 years, ठीक है, शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी ये राइट नहीं, अभी क्या है, DPSP, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम टू बी एक्सटेंडेड टू सेकेंडरी स्कूल्स एज वेल, और जो टॉप 200 फॉरेन यूनिवर्सिटी है शुड बी अलाउड टू ओपन कैंपसेज इन इंडिया, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड कस्तूरी रंगन कमीशन 2017 में, ताकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ सके, ठीक है। और वो एड्रेस कौन से की एरियाज ऑफ कंसर्न है, जैसे एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन, के एक्सेस कितने कर पा रहे हैं लोग स्कूल्स, पार्टिसिपेशन कितना आ रहा है, क्वालिटी क्या है, इक्विटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है, फिनेंशियल कमिटमेंट जो हमारी होनी चाहिए एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ, इंक्लूजन ऑफ कल्चर एजुकेशन जिसमें एथिक्स एजुकेशन का बहुत रोल बड़ा बताया गया है। दीज विल बी एड्रेस थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस ब्रॉडली इनटू प्री स्कूल एंड एडोलेसेंट एजुकेशन। उसमें करिकुलम भी डेवलप करना ज़रूरी है एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, जो एग्जामिनेशन का कल्चर है हमारे उसमें, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिटेंशन नहीं होने देते। इसका मतलब कि जो बच्चे हैं उनको 8 तक को कोशिश करते हैं कि उनको फेल ना किया जाए, ठीक है, उनको कंटिन्यू करा जाए ताकि उनका मोराल डाउन ना हो, और वो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमें 100% करने का प्लान है हमारा उसको तोड़े ना। लेकिन उससे क्या होता है कि आपको क्वांटिटी तो मिल गई कि आप 8वीं पास हैं, बट आपको वो क्वालिटी नहीं मिली। तो उसमें और वो एग्जामिनेशन से कैसे आपको जज करते हैं उसमें रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। टीचर और फैकल्टी की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग लिटरेसी रहे वो भी ज़रूरी है, हायर एजुकेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग, इन सब के बारे में कस्तूरीरंगन कमीशन को बात करने के लिए बोला गया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जब आप लिखेंगे कि आप थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जब शुरू करेंगे तो बताएंगे ना कि वाई एजुकेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का वो क्या है, एजुकेशन इज अ टूल विच अलोन कैन इनकलकेट नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़, ये आप में नेशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़ डालता है, और इट गिव्स अ सेंस ऑफ लिबरेशन। दैट बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोसाइटी में जब आते हैं, बाहर आते हैं और सोसाइटी में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो आप एक वर्ड यूज़ करना ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इनको बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस। इसका मतलब कि आप सोसाइटी में जो चीज़ें देखते हैं उसके हिसाब से आप अपने दिमाग में ना चीज़ों को सेट कर लेते हैं और वैसे ही नज़रिया बना लेते हैं अपना। लेकिन एजुकेशन ना आपको उस नज़रिए से दूर करती है,
और ये नज़रिया चेंज करने के लिए ही बेसिकली मैंने ये कोर बैच बनाया था, और इसका नाम भी मैंने कोर बैच का नज़रिया डाला है, बिकॉज आई वांट टू चेंज द वे यू थिंक। आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनको आपके अंदर से निकाल के आई हैव टू गिव यू अ सेंस ऑफ लिबरेशन, ताकि आप चीज़ों को एक बड़े होराइजन पे, बड़े स्केल पे देख सके आराम से। ठीक है, फॉल्स प्रेजिडिस, ठीक है, जो ये अपने अंदर होता है कि हाँ ये तो ऐसा ही होता है, ये तो वैसा है, ये चीज़ों को निकालना। इग्नोरेंस और रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो चीज़ें भी बदलती हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नॉलेज, टेक्निक एंड स्किल आपको मिलती है, और इन्फॉर्मेशन जिससे आप अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं और अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एंड दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द मदरलैंड एट लार्ज। एजुकेशन एक्सपैंड्स देयर विजन एंड आउटलुक। ठीक है, और आप लिख सकते हैं होराइजन को, ठीक है, वन सेकेंड, एक्सपैंड्स द होराइजन, ये वर्ड यूज करना। ठीक है, इट विल गिव अ गुड सेंस टू योर ऐसे। होराइजन आपका सोचने का जो वो है, एक लिमिट है, उसको और बड़ा करता है वो। प्रोवोक्स द स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड अ डिजायर टू एडवांस फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ देयर कॉन्शियसनेस, रिजनरेटिंग ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ मतलब ये जो वैल्यूज हैं, ये एथिकल वैल्यूज हैं, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देयर बाय कैपेबिलिटी टू फाइट इनजस्टिस, करप्शन, वायलेंस, डिस्पैरिटी एंड कम्युनलिज्म। इन सबको, इन सब जो एविल्स हैं सोसाइटी के, उस सब से लड़ने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एजुकेशन से बेसिकली आप अगर आप नोटिस करेंगे ना, देर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अनएडुकेटेड पीपल हु आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ चाय की टपरी। जैसे अगर आप, ये मैं जो सेशंस आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपने वो सेशंस कभी लिए ही ना होते, और आप अपने आप को देखिए अपने पुराने टाइम पे, जब अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप में बैठे होते थे, आप वो याद कीजिए द सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट दैट यू यूज टू गेट इन्वॉल्व इन। और अब जब आप ये पूरा सेशन लेंगे ना, पूरा कोर बैच का, ये सारी वीडियोस वगैरह देखेंगे, आपका जो डिबेट करने का और आर्ग्यूमेंट करने का जो होराइजन है ना, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप बहुत चीज़ों को जो नॉर्मल सिटीजन्स के नज़रिए से निकल जाते हैं, आप उसको और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो एजुकेशन आपको ना उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और क्वालिटी एजुकेशन तो आज की नीड है ही। इट प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस फील्ड्स, जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री का। इंडिपेंडेंट बनाती है और इनकलकेट करती है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम आपके उसमें, कि हाँ यार, इवन आई एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, आपको वो फीलिंग देती है। यूनेस्को की एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ठीक है, एंड एजुकेशन कमीशंस लर्निंग जनरेशन रिपोर्ट, आप सिर्फ यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। वो बोलते हैं कि 171 मिलियन पीपल कुड बी लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इफ ऑल चिल्ड्रन हु लेफ्ट द स्कूल विद बेसिक रीडिंग स्किल्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सभी चिल्ड्रन, जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अपने स्कूल से एक बेसिक रीडिंग स्किल्स लेके निकल जाएं, तो 171 मिलियन पीपल, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो 171 मिलियन पीपल कैन बी एक्चुअली लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, और उनको वो एजुकेशन दी गई, क्योंकि टुडेज सोसाइटी इज ऑल अबाउट स्किल्स। इफ़ यू हैव स्किल्स देन यू आर अलाउड, इफ़ यू डू नॉट हैव देम तो फिर आपको लगता है कि यार हमें जॉब क्यों नहीं मिली, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। सेम गोज विद योर प्रिपरेशन एज वेल। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जो आपको एक इतनी बड़ी पोस्ट देने वाला है, इफ़ यू डू नॉट हैव द विजन, ठीक है, उस लेवल का विजन नहीं है, तो फिर वो आपके लिए ऐसा हुआ कि आपको लगेगा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज द स्किल दैट वाज नीडेड, सबसे पहला पेशेंस, परसिवरेंस, ये सब जो चीज़ें चाहिए ना इन बड़ी जॉब्स के लिए, वो आप में होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप जॉब आपको तैयार कर देगी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन इंक्रीजेज इंडिविजुअल अर्निंग्स। एजुकेशन इंक्रीजेज अर्निंग्स बाय रफली 10% पर ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग। आप हर एक स्कूलिंग जो एक और क्लास आगे बढ़ेंगे तो आपका 10% रफली जो है इनकम और बढ़ेगी। एजुकेशन रिड्यूसेस इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ जो हैं लोगों के बीच में, ठीक है, जो डिस्पैरिटी है कि जैसे 1% ऑफ द टॉप पॉपुलेशन, द रिचेस्ट पॉपुलेशन हैव एक्चुअली 40% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि फिर बाकी जो 99% है उनके पास सिर्फ 60% बचता है, विच इज़ अ वेरी वियर्ड रेशियो इफ़ यू कंसिडर इट। एजुकेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, इससे। No country in the world has achieved rapid and consistent economic growth with at least 40% of its adult population being literate. किसी ने आज तक रैपिड और कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ देखी नहीं है उस कंट्री ने, वर्ल्ड में, जिसने एटलीस्ट अपने 40% एडल्ट पॉपुलेशन को लिटरेट ना किया हो। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ ग्रीन इंडस्ट्रीज विल रिलाई ऑन हाई स्किल्ड
एडुकेटेड वर्कर्स, तो ये फ्यूचर की बात भी है कि सोचिए जब आप, क्योंकि ग्रीन इंडस्ट्रीज ग्रीन इकोनॉमी आ जाएंगी तो अब वो मैनुअल लेबर का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा एक हद तक। अब रोबोटिक्स का लेवल आ जाएगा। आप एक बार चीज़ सोच के देखिए, कंसिडर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन योर फोन। नाउ थिंक अबाउट इट, इफ़ यू आर कैरिंग अ फोन, डू यू रियली थिंक कि फ़ोन आपसे ज़्यादा नहीं जानता? डेफिनेटली जानता है। आप एक पीएचडी करने में 2 साल लगा सकते हैं। आपका जो 2 साल मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो 2 साल लगाते हैं। आप समझ के देखिए, वैसे लगने में तो आपको 15 से 20 साल लगते हैं क्योंकि आप स्कूल से करते हुए सारा वो आते हैं। अदरवाइज सोचा जाए तो आपका फ़ोन उसको मिनट्स में कर सकता है। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग यू कैन डायरेक्टली। तो जो ये मैनुअल काम है ना, वो सारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाएगा। और ऑटोमेशन के बाद सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आप उस ऑटोमेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एडुकेशन और स्किल आपका सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे फ्यूचर में। इसलिए एडुकेशन और स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इंडस्ट्रीज विल नॉट बी अबाउट मैनुअल लेबर्स, इट विल बी अबाउट द स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ दी ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, और इसकी वजह से हम लोग प्राइमरी और वो हैं उसको एग्रीकल्चर को कोशिश करेंगे कि हम ग्रीन करने की उसको, ठीक है, ताकि वो क्लीन कर सकें, हम उसको क्लीन एनर्जी वो सब क्लीन एनवायरनमेंट के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। Primary and secondary education can provide future farmers with critical knowledge about sustainability challenges in agriculture. Okay, so I remember a person when I was studying at Vajiram and Ravi. So there was a colleague of mine, and she was very good at studies. And again, because we was preparing for UPSC over there, so she was one of the star performers at Vajiram and Ravi. But after studying for 1 year, when it was time when we used to fill the forms. तो उस वक्त पे जब फॉर्म फिल कर रहे थे and people were getting ready for prelims, उस वक्त she did not, that colleague of mine, she did not apply for the exam, and we had a group of 6 people. So all of them asked her कि क्या रीज़न है, and she literally said, ठीक है, शी वॉज वेरी क्लियर इन हर थाट्स। और उसने बोला कि जितना मुझे पढ़ना था सोसाइटी के बारे में, नेशन के बारे में एंड इंटरनेशनली पूरा जो मुझे एक्सपीरियंस लेना था, आई हैव टेकन दैट। नाउ आई विल गो बैक टू माई विलेज एंड वर्क फॉर देम एज अ सोशल वर्कर, एंड इफ़ आई गेट द चांस तो फिर मैं वहाँ पे जो उनके लोकल इलेक्शंस है वहाँ पर लड़कर आई कैन एक्चुअली सर्व द सोसाइटी। तो दिस इज़ हाउ एजुकेशन चेंज यू। मतलब इतना पढ़ने के बाद ऑल शी वांटेड वाज टू सर्व द सोसाइटी। तो आप कैसे भी कीजिए सर्व, आप गवर्नमेंट में रह के सर्व कीजिए, बाहर सर्व कीजिए। तो एजुकेशन ना आपको वो करेज देती है टू एक्चुअली वर्क फॉर द सोसाइटी, टू हैव अ विजन। ठीक है, एजुकेशन बेनिफिट्स पीपल्स हेल्थ थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ, फ्रॉम अ मदर्स प्री बर्थ लाइफ स्टाइल जो उसका होगा एडुकेटेड मदर का, टू द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग डिजीजेज लेटर इन लाइफ। तो उसके हिसाब से भी आपको हेल्थ भी आपकी इंप्रूव करने में हेल्प करता है एजुकेशन। Women with at least 6 years of education are more likely to use prenatal vitamins और अदर यूजफुल टैक्टिक्स जो यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो उससे क्या होता है कि जो मैटरनल या इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जिसमें मॉम की डेथ होने की या फिर जो बच्चा नया पैदा हुआ उसकी डेथ होने के चांसेस बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ एक्चुअली बेनिफिट विमेन एंड गर्ल्स एट अ हायर रेट दैन बॉयज़, क्योंकि उनको उस एम्पावर करने में और सोसाइटी के जो वो ईवल्स हैं उससे इरेडिकेट करा के और उनको ऊपर लाने के लिए बेसिकली बहुत हेल्प किया है विमेन एंड गर्ल्स को। ठीक है, तो पर्सनली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरीक़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प किया गया है विमेन एंड गर्ल्स को। अब इश्यूज़ क्या हैं एजुकेशन सेक्टर में, हम पहले उसको देखते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशंस देखेंगे और फिर वे फॉरवर्ड की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले क्या है, इनएडिक्वेट गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट 3% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी स्पेंड करती है एजुकेशन पे। ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, ठीक है, उससे ये डेटा मिलता है आपका। ठीक है, और ये डेटा जो है ये इसी के आसपास रहता है, जो कि बहुत कम है व्हेन इट इज़ कंपेयर टू डेवलप्ड एंड ओईसीडी कंट्रीज़ हैं उनसे अगर देखा जाए तो। हम ये भी लिख देना कि विद कंपैरिजन टू डिफरेंट कंट्रीज, जैसे जर्मनी है ज़्यादातर, ठीक है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, वहाँ पे जो एजुकेशन सेक्टर में, यूएस है जहाँ पे वो अलॉटमेंट होती है वहाँ का जीडीपी की उनकी परसेंटेज, वो उससे तो बहुत कम है इंडिया के अंदर। पैंडेमिक का इम्पैक्ट ये हुआ है कि अराउंड 23.8 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन एंड यूथ में ड्रॉप आउट
और डू नॉट हैव एक्सेस टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। तो पैंडमिक से भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ये कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इसलिए बताए हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि जो नए चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं आज सोसाइटी में वो करें। ASER रिपोर्ट जो होती है 2020 की, वो बोल रही है कि 5% ऑफ रूरल चिल्ड्रन आर नॉट करंटली फॉर द स्कूल ईयर एनरोल्ड फॉर द स्कूल ईयर। कि 5% जो रूरल चिल्ड्रन हैं वो तो अभी मतलब एनरोल भी नहीं हुए हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, अब फ्रॉम 4% इन 2018, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि और बढ़ रहा है हमारा कि एनरोल नहीं हो रहे हैं स्कूल के अंदर। दिस डिफरेंस इज शार्पेस्ट अमंग द यंगेस्ट चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा उनमें दिखाई देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप उस एज से निकल जाते हैं और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास कर लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार हम थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, देर इज़ नो इशू इन दैट। लेकिन शुरुआत में ये जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस दिखता है ना, ये यंगेस्ट पर्सन में दिखता है, 6 से 10 साल की उम्र में, वेयर 5.3% ऑफ रूरल चिल्ड्रन हैड नॉट येट एनरोल्ड इन स्कूल इन 2020, जो कि 1.8% था कब, 2018 में। तो ASER की रिपोर्ट है, ठीक है, आप डेफिनेटली उसको कोट कर सकते हैं, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, और जो ये है इसका मतलब मैं आपको फुल फॉर्म दे देता हूँ इसकी बेसिकली। तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि यू नो अबाउट दिस, बट स्टिल यू कैन राइट इट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ASER रिपोर्ट। ठीक है, चलो, और ये निकालता कौन है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो करता है इसको, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, लिख देना, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो इसको निकाल के लाता है। और कब से है ये बेसिकली 2005 के आसपास से ये रिपोर्ट्स को लेकर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करता है कि कैसे पढ़ाई का लेवल है, कैसी क्वालिटी है, वो सब है। तो हर चीज़ को देखता है ये, स्कूल्स में सर्वेस करते हैं और उससे बात पता चलता है कि कैसा रहा है पूरा जो टाइम है जो बच्चों के लिए वो कैसा रहा है। फिर आते हैं डिजिटल डिवाइड, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेजर डिजिटल डिवाइड ये है कि बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन को ऑनलाइन लेते हैं, पीपल आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ऑफलाइन स्टफ्स। तो इसलिए जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे है डिजिटल एजुकेशन डिवाइड पे, ठीक है, वो के बारे में बताती हैं कि नियरली 4% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स एंड 23% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड्स पोजेस्ड कंप्यूटर्स। सोचिए, रूरल के अंदर 96% मिसिंग, और यहाँ पे भी 77% आर स्टिल नॉट हैविंग दैट कंप्यूटर, ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन को ले सके। एंड 24% ऑफ द हाउस होल्ड इन द कंट्री हैड इंटरनेट एक्सेस। अब कंप्यूटर्स हैं वो बात अलग है, लेकिन इंटरनेट एक्सेस भी देखिए अब कितना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है? ओनली 16% ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 1 कैन रीड द टेक्स्ट एट प्रीस्क्राइब्ड लेवल। तो सिर्फ 16% ऑफ चिल्ड्रन कैन एक्चुअली रीड दैट जो क्लास फर्स्ट में है, वाइल ऑलमोस्ट 40% कैन नॉट इवन रिकग्नाइज लेटर्स। फर्स्ट क्लास में आ गए हैं उसमें से जो बच्चे, उनमें से 40% तो रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते कि लेटर्स कौन से हैं। ओनली 50% ऑफ द grade 5 चिल्ड्रन बींग एबल टू रीड अ grade 2 टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले, और ये किसकी फाइंडिंग्स है? ASER रिपोर्ट फाइंडिंग्स है। ठीक है, आप इसको आराम से डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि ASER सबसे बड़ा आपको एक डेटा है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है एग्जाम में, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज रिपोर्ट। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे UDI ऐसी बोलती है कि ओनली 12% ऑफ स्कूल्स हैव इंटरनेट फैसिलिटीज़, और 30% में ही सिर्फ कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स हैं जिसमें जैसे 100 स्कूल्स हैं तो 30% के पास कंप्यूटर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी में इंटरनेट है। ठीक है, 12% लोगों के पास ही इंटरनेट है स्कूल्स के अंदर। अराउंड 42% ऑफ द स्कूल्स लैक्ड फर्नीचर, 23% में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 22% में रैम्प नहीं है फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह को यूज़ करने के लिए, 15% लैक्ड वॉश फैसिलिटीज़, कौन सी? नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट्स हैं, हैंड वॉश बेसिन्स हैं, ये सब चीज़ें भी लैक करती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नॉट येट कंप्लाइंट विद द कंप्लीट सेट ऑफ राइट टू एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, वो भी मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर नॉट कंप्लाइंट, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। इनएडिक्वेट टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग, 24:1 रेशियो मैंने बताया था आपको, और स्वीडन की रेशियो है 12:1, ब्रिटेन की 16:1, सीधा कोट कर सकते हैं, रशिया की 10:1 एंड कनाडा की 9:1। और जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है, ये भी सोचिए, सिर्फ क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी ऑफ टीचर्स भी है वो काफ़ी लो है। फॉलिंग शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट,
ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया चिल्ड्रन अटेंडिंग अ गवर्नमेंट स्कूल हैज़ नाउ डिक्लाइन टू 45%। तो ये एनरोलमेंट की बात नहीं कर रहा है कंप्लीटली, ये सिर्फ एक मेजर गवर्नमेंट स्कूल में कितने एनरोलमेंट्स है वो देखिए कि डिक्लाइन टू 45%। 45% लोग ही गवर्नमेंट में एनरोल हो रहे हैं और वो प्राइवेट में जा रहे हैं। अब ये डिवाइड देखिए, गवर्नमेंट में अगर ले रहे हैं एडमिशन्स तो ठीक है, फिर वो चले जाएंगे प्राइवेट में। अब प्राइवेट में फीस इतनी ज़्यादा है कि वो काफ़ी टाइम तक अपने आप को वहाँ पे नहीं रख पाते, इसलिए जो एनरोलमेंट रेशियो है वो होती है, दिखती है, लेकिन उसके बाद फिर वो जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू पे मच। टू मेनी स्कूल्स, ठीक है। वी हैव टू मेनी स्कूल्स एंड 4 लाख हैव लेस देन 50 स्टूडेंट्स। 4 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 50 स्टूडेंट से भी कम है। 70% ऑफ स्कूल्स इन राजस्थान, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, ये 4 स्टेट सबसे ज़्यादा हाईली अफेक्टेड हैं, ठीक है। ह्यूज ड्रॉप आउट नंबर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, ड्रॉप आउट्स में गर्ल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। ड्रॉप आउट जो करती हैं शादी की वजह से हो सकती है, और क्या होता है कि जो ऐसी सोसाइटी है हमारी जिसमें मेल डोमिनेशन है, तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि लड़के को पढ़ा देंगे, लड़की तो क्या है, शी विल नॉट बी देयर इन द होम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो शादी हो जाएगी वो सब। तो वो जो सोशल जो हमारे ये फिनोमिना है ना, ये भी प्रॉब्लम करता है क्रिएट इन ड्रॉप आउट नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि वो पुश करता है गर्ल्स को टू ड्रॉप आउट। और पोवर्टी है एक फैक्टर बहुत बड़ा, पेट्रियार्कल माइंडसेट, पेट्रियार्कल माइंडसेट भाई मेल डोमिनेशन का, कि हाँ भाई लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों में पढ़ाने का क्या मतलब। लैक ऑफ टॉयलेट्स, ये जो छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस है स्कूल का वो बहुत दूर है, ठीक है। और कल्चरल एलिमेंट जैसे मैंने बताया, सोसाइटल फिनोमिनन है ये, इसके ऊपर लीड टू चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम एजुकेशन। अब कोविड ने एक नई अर्जेंसी क्रिएट की है, वो रिपोर्ट, अब जैसे कभी क्वेश्चन आए कि हाई ड्रॉप आउट नंबर्स पे आप लिख रहे हैं, तो उसमें और भी चीज़ें ऐड कर ली, इसलिए मैंने ये जो है ग्रुप को साथ में डाली हैं चीज़ें कि इसमें आप और चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं। कोविड नई अर्जेंसी लेके आती है, जैसे रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि 25% ऑफ हरियाणा प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स मे हैव ड्रॉप्ड आउट दिस ईयर ड्यू टू पेरेंटल फाइनेंशियल चैलेंजेस। कोविड-19 के दौरान काम बंद था, पैसा इनकम का सोर्स नहीं हो रहा था, इसलिए हरियाणा का एग्जाम्पल देते हुए पता चला है हमें कि 25% ऑफ हरियाणा प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइवेट में क्या कर रहे थे कि आप बेशक स्कूल आ भी नहीं रहे हो लेकिन फीस तो आपको देनी पड़ेगी, तो 25% जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन्होंने ड्रॉप कर लिया, क्योंकि वो फिनेंशियल चैलेंजेस की वजह से आगे नहीं फेस कर पाए आगे। Most of the students in class 6 to 14th age groups leave the school before completing their education। ध्यान रखना 6 से 14 साल की उम्र में, आप मान लीजिए 8th क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये, बेसिकली ये आपका फर्स्ट क्लास से 8th क्लास के में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सबसे ज़्यादा वो लीव करते हैं स्कूल को और कंप्लीट नहीं करते अपनी एजुकेशन को, जिससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि आपने पैसा जो लगाया वो भी वेस्ट हो गया और ह्यूमन रिसोर्स भी आपका वेस्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, जिसको NFHS बुलाते हैं हम, जो 5th एडिशन था उसका, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन स्टडीज वॉज द रीजन गिवन बाय 21.4% ऑफ द गर्ल्स एंड 35.7% ऑफ द बॉयज, कि हमें पढ़ना ही नहीं है, मन ही नहीं है, उसमें 21% सिर्फ गर्ल्स ने बोला था और 35.7% बॉयज ने बोला कि हमारा पढ़ने का मन नहीं है, और खासकर 6 से 17 साल की उम्र के बीच में। प्रॉब्लम सबसे बड़ा एक और है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि यहाँ पे पढ़ने वो करते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो है, तो क्या करते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जैसे IITs एंड IIMs, ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है कि बेसिकली वो बाहर चले जाते हैं, इतना वहाँ पे कंपटीशन होने की वजह से वो सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, एजुकेशन लोन ले लेंगे और हम बाहर चले जाएंगे वहाँ पे, सो दे प्रीफर गोइंग अब्रॉड। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो इतना समझदार लोग यहाँ पे हैं जो कर सकते हैं इतना, वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर कंट्रीज में पढ़ने के लिए। तो हमारा जो टैलेंट है वो क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। मास इलिटरेसी, इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी चीज़ें डाली अभी भी, लेकिन हम लोग ये देखिए कि 75% ऑफ इंडियंस आर लिटरेट, 25% अभी भी इलिटरेट हैं, जिसमें सबसे कम जो होता है वो बिहार और इन सब स्टेट्स में आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे बेसिकली तो वो केरला के अंदर जाते हैं, अराउंड 93-94% लिटरेसी रेट, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ एडिक्वेट अटेंशन टू इंडियन लैंग्वेजेस, समझने के चक्कर में भी लोग छोड़ देते हैं स्कूल, इंग्लिश में नहीं समझ आता। तो क्या है कि इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं वो अभी भी अंडर डेवलप्ड स्टेज में हैं, उनको अच्छी तरह एजुकेशन में एनरोल नहीं किया गया है। मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट्स में खासकर इंग्लिश है।
जिससे क्या होता है कि रूरल स्टूडेंट्स के लिए एक अनइक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, उनको नहीं समझ आता है। तो बेसिकली हमने अपनी ही लैंग्वेजेस को अच्छी तरीके से अभी तक अपने करिकुलम में सही से डाला नहीं है। ऑल्सो द स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस आर नॉट अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेस। स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस भी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली स्कूल में जो पढ़ते हैं वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में नहीं है, इंडियन लैंग्वेजेस में, वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जा रही हैं ज़्यादातर। जेंडर इनइक्वालिटी है। Despite the government's effort to ensure equality of opportunity for education for both men and women in our society, अभी भी लिटरेसी रेट जो है विमेन का इंडिया में वो मेन से कम है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। देखा जाए तो अर्बन एरियाज में फिर भी जो विमेन हैं दे आर गेटिंग एडुकेटेड, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी प्रॉब्लम है। यूनिसेफ के हिसाब से पोवर्टी एंड लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, डाउरी, अर्ली मैरिज, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस जेंडर इनइक्वालिटी में, जब एजुकेशन के मामले में बात करते हैं। अनदर ऑब्स्टिकल टू एजुकेशन इज अ लैक ऑफ सैनिटेशन इन स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। लैक ऑफ सैनिटेशन भी नहीं है, इसलिए भी गर्ल्स जो हैं दे ऑप्ट आउट ऑफ द स्कूल। अदर इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, मैंने आपको बताया, छोटी छोटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। करप्शन एंड लीकेजेस भी हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब फंड्स ट्रांसफर होते हैं सेंटर से स्टेट की तरफ से और फिर जब लोकल गवर्नमेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं जिसमें पैसा बढ़ जाता है और वो अच्छी तरीके से एजुकेशन पे नहीं लग पाता। एक और प्रॉब्लम है, लीकेजेस तो हैं, इस साथ में एफिशिएंसी नहीं है। अगर आप पैसा लगा भी रहे हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज रिपोर्टेड कि कैसा पैसा किस तरफ लग रहा है। तो उसमें क्या होता है कि पैसा वेस्ट भी हो जाता है, जो कि अभी जैसे आपने पैसा लगाया, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल जो अभी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ पे ही लगा रहे हैं। बहुत बार आप अनरिक्वायर्ड चीज़ों पे ही पैसा लगाए थे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैसा सही जगह पे नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है जब तक वो पहुंचता है अपने डेस्टिनी पे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स हैं, वेल ट्रेंड और स्किल्ड टीचर्स नहीं है, नॉलेजेबल टीचर्स ज़्यादा नहीं है बेसिकली हाई एजुकेशन सिस्टम में भी खासकर। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे भी नहीं है ऐसा। पुअर सैलरी, टीचर्स आर पेड मिजर सैलरीज विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन टू वर्क। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे सो बेसिकली दे विल से दैट वी आर गोइंग टू पे यू 15,000 रुपीज़, बट दे विल शो द गवर्नमेंट दैट दे आर पेइंग इनफ टू यू। तो वो आपको क्या करेंगे, आपसे आपको चेक देंगे 30,000 रुपीज़ का, लेकिन आपसे 15,000 रुपीज़ कैश ले लेंगे। तो आपके पास कितना आया, 15,000 ही, लेकिन स्कूल ने क्या शो किया, 30,000। तो बेसिकली मतलब बॉटम लाइन ये है कि जो टीचर्स हैं दे आर नॉट गेटिंग पेड इनफ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो, और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वो काम करने का मन ही नहीं करता। और ना ही वहाँ पे रेगुलेशन है कि काम कराया जाए टीचर्स को। लेकिन अभी धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग चेंज्ड, टीचर्स को भी अभी उनको मतलब कसा जा रहा है उनको भी, ताकि वो अच्छे से पढ़ाएं। और टीचर एब्सेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, टीचर्स हैं स्कूल में नहीं आती हैं, तो उसको भी करेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के। वहाँ पे कंपलसरी कर रहे हैं कि आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर लगा के आपको अपना वो जो है अटेंडेंस है वो देनी होगी। तो वो भी चीज़ें कर रहे हैं हम, लेकिन जो है पे है ना जो प्राइवेट स्कूल्स में खासकर वो बहुत कम है। फिर वो क्या करते हैं, वो साथ साथ कहते हैं कि ट्यूशन्स भी ले लें हम, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा लें। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के लिए ही इतनी सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ना कहाँ पे है। ठीक है, टीचर एब्सेंटिज्म जो मैंने अभी बात करी है, इसको टीचर एब्सेंटिज्म ही लिखना प्लीज़। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो है वो डिसफंक्शनल है बेसिकली। वो पेपर पे ही सिर्फ दिखती हैं हमें, असली में वो बैठती नहीं है कि स्कूल को मैनेज कर सके अच्छे से। ठीक है, और पेरेंट्स को भी है नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता, और उनको क्या है कि बहुत पेरेंट्स इतने कंसर्न्ड भी नहीं है बेसिकली। उनको लगता है कि स्कूल में जा रहा है बच्चा तो पढ़ ही रहा होगा, सो बेसिकली दे ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ इट। स्कूल क्लोजर्स हैं, मैनी स्कूल्स आर क्लोज ड्यू टू लो स्टूडेंट स्ट्रेंथ की वजह से स्कूल को क्लोज कर दिया जाता है। लैक ऑफ टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से भी स्कूल क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज़ हैं स्कूल करिकुलम में, जैसे कि आपको, अगर बहुत बार आजकल ऐसा होने लग गया कि एजुकेशन के जब एसेज आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं कि मॉरली एजुकेशन कितना रोल प्ले करती है और वैल्यू सिस्टम कैसे क्रिएट करती है एजुकेशन, कि वैल्यू सिस्टम आपके अंदर के ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब चीज़ें जो इनकलकेट करती है आपके अंदर, ठीक है, वो एजुकेशन में कैसे होता है वो हेल्प। सबसे बड़े राइटर्स जो हम देखते हैं उसमें बहुत सारे हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सबको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक आर स्टूडेंट्स एज अ मॉरल ह्यूमन बीइंग बनाना है अगर हमें,
तो स्कूल करिकुलम इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। आप स्कूल करिकुलम में वो डिफरेंसेस लेकर आइए, ताकि जो है बचपन से ही बच्चे के अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ डाली जा सकें। सब ही सजेस्टेड सम इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़, ये इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा। अनकंडीशनल लव एंड काइंडनेस, ठीक है। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क ज़रूरी है, कोई चीटिंग वगैरह ना हो। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेशन ज़रूरी है। हिज मोटो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, यूज़ कर लेना है इसको आराम से। आपसे डायरेक्टली ऐसे में ही पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, बताओ इस पे ऐसे लिखो। कंपैशन, इफ देयर वर मोर कंपैशन इन द वर्ल्ड, मतलब आपको दूसरों का दर्द महसूस हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनके कुछ मॉरल वैल्यूज जो उन्होंने दिए थे। फिर हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। उनके हिसाब से एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, उसमें बॉडी, माइंड और स्पिरिट। एक अच्छा तरीका ऐसा जिससे पूरी डेवलपमेंट कर सकते हो आप एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, एक आदमी की, किसी की भी। बॉडी, माइंड और स्पिरिट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही कंडक्टेड एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, जो उनका फिनिक्स आश्रम था एंड टॉल्स्टॉय, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने किया, इन साउथ अफ्रीका। उसमें क्या है, एजुकेशन ना कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरेक्टर बिल्ड करती है एजुकेशन, जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही बनते हैं आप। एजुकेशन ऑफ सोल शुड बी इम्पार्टेड थ्रू टीचर्स मॉडल लाइफ रादर देन थ्रू बुक्स। एक टीचर भी पता है, जैसे टीचर में भी वो गुण होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी भी वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो इनकलकेट कर सकता है अपने बच्चों में वो क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एजुकेशन फॉर फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ एंड इंसिस्टेंस ऑफ सिंपल लाइफ, ठीक है, इस पे भी आप बेसिकली हेल्थ पे भी, फिजिकल फिटनेस पे, ठीक है, और सिंपल लाइफ जीने का है, उससे कर सकते हो। इंपॉर्टेंस फॉर सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। एजुकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, एजुकेशन बेस्ड फाउंडेड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही रिप्रेजेंटेड दी वारधा एजुकेशन स्कीम, जिसको नई नई तालीम भी बुलाया जाता है, जो 1937 में उन्होंने लॉन्च की थी। इसको मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दो सभी लड़के और लड़कियों के लिए, 7 से 14 साल की उम्र के बीच में। हमने 6 to 14 किया हुआ है, उन्होंने 7 to 14 बोला था। और आप एजुकेशन दो ना तो मतलब क्रिएटिव तरीके से दो, क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क की तरीके से दो। एजुकेशन थ्रू द मदर टंग के देने के लिए ज़रूरी है, और आइडियल ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने जी ने क्या बताया है कि द हाईएस्ट एजुकेशन इज व्हाट इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आर लाइफ इन हारमोनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। वो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे, वो आपके आसपास से जोड़े आपको, ठीक है। 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उनने बोला है, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड आइडियलिज्म। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए 4 प्रिंसिपल्स एजुकेशन फिलॉसफी में, ठीक है। वो चाहते थे कि नोवल ब्लेंड, मतलब ब्लेंडिंग की जाए आइडियाज ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, और सबसे बेस्ट तरीके से हम लोग एजुकेशन को इवॉल्व करें। और वो बेसिकली देखेंगे तो ही एनविजाज दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर टू द पीपल। तो इसलिए जब वो अपने आश्रम में भी पढ़ाते थे तो बेसिकली नेचर के थ्रू पढ़ाते थे। तो वो बुक सेंटर्ड एजुकेशन जो थी स्टूडेंट्स की, उसको कैंसिल करना चाहते थे, बुक सेंटर्ड नहीं रखना चाहते थे। सिर्फ बुक से नहीं पढ़ो, एक्चुअली रीड फ्रॉम अराउंड योर एनवायरमेंट। विद दीज ऑब्जेक्टिव्स ही ओपन शांति निकेतन, श्री निकेतन एंड ब्रह्मचारी आश्रम पढ़ाने के लिए। ही गिव इंपॉर्टेंस टू फाइन आर्ट्स, ठीक है, आपका डांस, ड्रामा, फिल्म, पोइट्री, उससे क्रिएटिव होता है स्टूडेंट, और एक्चुअली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है उसके अंदर। उसके बाद जय कृष्ण मूर्ति हैं, टू अंडरस्टैंड लाइफ इज टू अंडरस्टैंड आर सेल्व्स एंड दैट इज बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एजुकेशन, विच इज़ अ वेरी गुड कोट, यू कैन राइट इट, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति हैं, उन्होंने बोला था ये। द मे एम ऑफ द एजुकेशन शुड बी टू एनकरेज एवरी पीपल, हर इंसान को एनकरेज करने के लिए, टू फाइंड आउट फॉर हिमसेल्फ, अपने आप को ढूंढे वो, हिज पेक्यूलियर इंडिविजुअल टैलेंट ढूंढे और डेवलप करे जितना कर सके वो। तो एजुकेशन को इस तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर लाइफ को समझना है, पहले अपने आप को समझना होगा। ही कंडेम्स द प्रेजेंट सिस्टम, मास एजुकेशन का उनको सिस्टम नहीं समझ आता था, एंड एडवोकेट्स इंडिविजुअल टीचर प्यूपल रिलेशनशिप, जैसे गुरु शिष्य का था ना, वैसा ही कि इंडिविजुअल टीचर और प्यूपल का रिलेशनशिप एक होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके हर स्टूडेंट पे।
School must have to be a temple of learning and not factories of knowledge. लर्निंग एंड नॉलेज, देखो यहाँ पे नॉलेज नहीं, मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगा बेसिकली, क्योंकि आप क्या करते हैं बहुत बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बट यू कैन नॉट यूज़ इट टू चेंज योर लाइफ। मतलब जब तक, जस्ट लाइक भगवत गीता सेज दैट अगर जो भी कतरा आपने नॉलेज का लिया है अगर वो आपकी आत्मा में ना बस जाए ना तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। इट शुड बिकम पार्ट ऑफ योर सोल। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग मतलब समझना, समझदारी कम हो रही है, सिर्फ याद रटना याद हो रहा है। तो समझना, टेम्पल ऑफ लर्निंग, स्कूल्स आर टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड नॉट फैक्ट्रीज ऑफ नॉलेज। ठीक है। ही एडवोकेटेड द एब्सेंस ऑफ कंपैरिजन एंड कंपटीशन, इसको ख़त्म करो सोसाइटी के अंदर से, क्योंकि इससे भी क्या होता है बच्चों की इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ही बिलीव्स इन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ टुडे, ठीक है, जो गोइंग टू बी अ फादर ऑफ टुमारो। बहुत अच्छा कोट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ऑफ टुडे हु इज गोइंग टू बी अ फादर ऑफ टुमारो। ठीक है। He believes that the education in the modern world has been concerned with the cultivation not of intelligence but intellect, of memory and its skill. In this process, little occurs beyond passing on information from teacher to the taught, in which there is little human relationship. So basically वो बात कर रहे हैं कि टीचर आती है, पढ़ाती है, बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, तो वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है ना, इट इज़ वेरी लिटिल इन दैट। ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको उनको समझा के उनकी लाइफ चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी नीड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ स्कीम्स हैं उनको देख लेते हैं। ये स्कीम्स आप डायरेक्टली एग्जाम में कोट कर सकते हो, आराम से डाल सकते हो। तो मैंने एक साथ यहाँ पे रखी हुई हैं ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े डिफरेंट जगहों से कि कौन सी कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं मेजर बता देता हूँ आपको, तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। आप सिर्फ स्कीम्स का नाम भी लिख देंगे ना, और एजुकेशन जो वो ये रिलेटेड इनिशिएटिव्स मैंने लिखे हैं ना, बस ये लिख देना गर्ल एजुकेशन के लिए, ये आगे ब्रैकेट में गर्ल एजुकेशन के लिए लिख देना। ठीक है। तो स्कीम के नाम लिख देना और ब्रैकेट में गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है। तो इसको ऐसे करना। फर्स्ट स्कीम देखते हैं हम, एजुकेशन फॉर गर्ल्स। इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 के आसपास निकला था ये। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है उड़ान, प्रगति, और साथ में आप कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना ट्राइबल गर्ल्स के लिए। इन स्कीम्स को आराम से लिख सकते हैं। फिर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं नई उड़ान, नई रोशनी, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन के लिए कौन है, साक्षर भारत और जन शिक्षा संस्थान, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपके आईसीटी बेस्ड इनिशिएटिव हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, डू नॉट फॉरगेट दिस। शगुन पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ई लाइब्रेरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपका ई पाठशाला, ये तो आपको याद रह ही सकता है, ई पाठशाला तो बहुत आसान है आपके लिए याद रखना। और आप ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड भी प्लीज़ याद रखिएगा। और साथ में दीक्षा जो है, डिजिटल पोर्टल्स फॉर टीचर्स, ठीक है, इसको भी प्लीज़ याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने कौन सा है, ईशान उदय एंड ईशान विकास। ठीक है। पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स के लिए हम लोग सक्षम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हम लिख सकते हैं रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। आप डायरेक्टली इन जो स्कीम्स हैं उनको लिख सकते हैं अपने एसे में टू एनहांस इट। अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन कि कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस, देन आईएलओ विच इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है। तो इसमें आपको ये डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखना कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एजुकेशन के आसपास चलती हैं। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, आप डायरेक्टली इनको लिख सकते हैं। मेजर्स जो नीडेड हैं अभी ताकि एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सके। ठीक है। एक बहुत अच्छी लाइन बताए तो मैं आपको ये लिख सकते हैं आप, द करंट अप्रोच मेनली अकेडमिक इन नेचर recognizes that piecemeal initiatives are unlikely to improve student learning. अब piecemeal क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। बेसिकली इट इज़ लाइक के अनसिस्टमैटिक तरीके से आप थोड़े थोड़े मेजर्स ले रहे हैं टाइम में, कुछ टाइम में। ठीक है। उससे क्या होता है कि टुकड़ों में आप ये चीज़ें दे रहे हैं, तो उससे अनऑर्गेनाइज और अनसिस्टमैटिक रहता है।
एक नई सिस्टम अप्रोच टू रिफॉर्मिंग एजुकेशन इज नाउ इमर्जिंग इन आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। आप इनके एग्जाम्पल 2-3 स्टेट्स को याद कर लीजिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश याद कर लीजिएगा, राजस्थान याद कर सकते हैं, हरियाणा भी याद कर सकते हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच धीरे धीरे वहाँ आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि नई प्रैक्टिसेस को जगह मिल सके। बहुत बार क्या होता है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं होंगे तब तक उसी, ठीक है, सिस्टम में हम लोग घूमते रहेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ज़रूरी है ताकि नई सोच भी आ सके। अलाइनिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड ओरिएंटिंग देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, क्योंकि सिर्फ एक टीचर का काम नहीं है, बेसिकली सभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो सभी को साथ में लाना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अकेडमिक इंटरवेंशंस हैं, जैसे इन्वॉल्व द अडॉप्शन ऑफ ग्रेड कंपीटेंस फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराना है, उसके हिसाब से उसको और बेटर तरीके से भी देखना है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ रिमीडियल एजुकेशन फॉर वीकर स्टूडेंट्स लाइक आफ्टर स्कूल कोचिंग, ऑडियो वीडियो बेस्ड एजुकेशन। सो इफेक्टिव डिलीवरी किस चीज़ की होनी चाहिए, रिमीडियल एजुकेशन, आपकी एजुकेशन को और अच्छे से एनहांस करने के लिए और पूरा कराने के लिए। ठीक है, इंसेंटिवाइज द टीचर्स ताकि वो परफॉर्म कर सके बेटर तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको इंसेंटिवाइज करें। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स दे सकते हैं आप उनको सैलरी की तरीके से। टुगेदर विद ह्यूमन डेवलपमेंट, अ सीमलेस इकोसिस्टम और अ सिस्टम इनेबलर, ऑफ्टन अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो सेटअप। ये भी ध्यान रखना है कि साथ में टेक्नोलॉजी को मत भूल जाना। जब भी आप मेजर्स की बात करोगे, आईसीटी जो है, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको ज़रूर यूज़ करना। टेक्नोलॉजी लाना किसी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको स्मूथ कर सको, ताकि उसकी जो तरीका है होने का वो स्मूथ हो सके। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूलिंग सिस्टम ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कोर्स करेक्ट वेयर नीडेड। इसका मतलब ट्रैक करते रहो परफॉर्मेंस, ताकि अगर गलत रास्ते पे निकल भी रहा हो स्कूल का सिस्टम, तो आप उसको वापस बैक ट्रैक पे ला सको। ठीक है, तो कोर्स करेक्शन करना उसका सही तरीके से चल रहा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ना आपको परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा स्कूल्स की टाइम पर। ठीक है, उसके बाद अ रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इज ऑल्सो वेरी नीडेड। अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, स्कूल का टीचर हो, या स्कूल का कोई भी हो, स्कूलिंग सिस्टम हो, एजुकेशन, हेल्थ, कहीं पे भी हो, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है। प्लीज़ ये 3 वर्ड्स याद रखना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स फ्रीक्वेंट रियल टाइम डेटा इनेबल्ड रिव्यू मीटिंग्स सभी लेवल्स पे, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल्स। तो मीटिंग्स के में ये लिखना ज़रूर, रियल टाइम डेटा इनेबल्ड रिव्यू मीटिंग्स होनी चाहिए एडुकेशन को अच्छे तरीके से, मतलब और सही करने के लिए। आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि रेगुलर इंटरवल्स पे कमेटीज़ बनानी चाहिए ताकि वो एडुकेशन में रिफॉर्म लाते रहें। ये कर सकते हैं आप, जस्ट लाइक सेंसस 2000, जस्ट लाइक सेंसस, ठीक है, कमेटीज फॉर्म की जा सकती हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है, या ये बोल सकते हैं जैसे आपकी फाइनेंस कमीशन बैठती है हर 5 साल में, तो वैसे कमिटी सेटअप कर सकते हैं आप एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, टू ब्रिंग चेंज, टू ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंज और रिफॉर्म्स इन द सेक्टर। ये लिख सकते हैं आप कि बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे वो है फिनांस कमीशन है, हर 5 साल आती है, वैसे आप कमिटी सेटअप कर सकते हैं हर 5 साल, प्रेसिडेंट सेटअप कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है, और वो कोई रिक्वायर्ड चेंजेस जो है एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है वो ला सकते हैं आप। ये आपका इनोवेटिव आइडिया हो सकता है एक, जो मैंने आपको भी दिया है। These states have also developed user-friendly dashboards, यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड्स। ठीक है, जैसे क्या है कि वो एजुकेशन ऑफिशियल्स हैं, उनको अब क्या है कि इन्फॉर्मेशन जब आप इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप डैशबोर्ड रखेंगे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सबको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे देगा। आप लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी होगी, आपकी परफॉर्मेंस और वो सब। तो उससे क्या होता है कि टीचर ना, एक टीचर या फिर पूरा स्कूल का जो एजुकेशन ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली वो ना एक पूरे उसमें रह सकते हैं सेटअप में, ऑर्गेनाइज तरीके से, कि कहाँ पे कमी हो रही है वो ठीक करें और परफॉर्मेंस को बेटर करें। रीवर्किंग ऑफ करिकुलम
and activities is urgently needed for entire age band from 4 to 8. करिकुलम और एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़रूर देखना अभी इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम को थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक बनाना बहुत ज़रूरी है, जो हमने बहुत ज़्यादा वेस्ट स्पेसिफिक बनाया हुआ है, बिकॉज द कल्चरल एंड वैल्यू सिस्टम दैट वी हैव इन इंडिया इज़ नॉट देयर इन द वेस्ट। सो इसलिए वी हैव टू अलाइन द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इट विद द एजुकेशन। तो करिकुलम में इसलिए लोकल लैंग्वेजेस में भी लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेशनल इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, सो उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम इंडियन लैंग्वेजेस को भी प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तब उसके साथ में उसकी अपनी लैंग्वेज भी रहे और वो प्रोफेशनल लैंग्वेज भी सीखे, ताकि वो काम कर सके। और द ईयर 2020 मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ RTE एक्ट। ये बहुत ही अच्छा वक्त है जिसमें हम फोकस कर सकते हैं आगे और कैसे बेटर कर सके इस एक्ट को। इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी। द पैंडमिक हैज टॉट अस अ लॉट अबाउट एडजस्टिंग टू चेंजेस इन न्यू एंड क्रिएटिव वेज। तो हमें उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त पे बहुत वीकर सेक्शंस जो हैं वो नहीं ले पाए एडुकेशन। तो अगर ऐसा वक्त आए जिसमें वीकर एडुकेशन घर बैठ के ही उसको ले सके, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कैन एक्चुअली क्रिएट स्कीम्स, जैसे आपका वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं ना, ठीक है, जो आपके वन स्टॉप सेंटर्स होते हैं जो स्टेट्स में खुले होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप किसी भी गवर्नमेंट और उस चीज़ को आप एक्सेस करने के लिए सीधा उस सेंटर पे जा सकते हो। इसी के बेसिस पर एक चीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है, जैसे आपके वो होते हैं ना, ओहो आई एम इंटरनेट सेंटर्स होते हैं, साइबर कैफेज जिनको बोलते हैं। तो वैसे ही क्या कर सकते हैं आप, बेसिकली इंटर सेंटर्स या साइबर कैफ़े में लिख देता हूँ, आप उसी के ऑर्गेनाइज तरीके से क्या कर सकते हैं, आप सेंटर्स खोल सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ पे आप पैसा डाल के या तो लैपटॉप्स भी अलॉट कर सकते हैं फैमिलीज़ को, ठीक है, फॉर टाइमली बेसिस के दिन में 4 घंटा या 5 घंटा वो यूज़ कर सकते हैं। दे कैन पे अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, या फिर बहुत ही मतलब एक मिनिमम अमाउंट रखो या फ्री भी रख सकते हैं उसको। तो आप उनको उस तरीके से एजुकेशन के अलग नज़रिए में भी साथ में मिला सकते हैं, ठीक है। देर इज़ अ नीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई एंड लो टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस डिजिटल लर्निंग के अंदर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस मस्ट शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज टू लर्निंग आउटकम्स। मतलब सिर्फ रिसोर्सेज का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, ये भी देखो कि आपके जो आउटकम्स आ रहे हैं वो कैसे हैं। लर्निंग डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिवनेस, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। टीचर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही आपको एडुकेशन को इनकलकेट करता है चिल्ड्रन में। कम्युनिटी रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेग्रिटी, फेयर डिसीजन मेकिंग इज़ इंपॉर्टेंट, एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, एक सही तरीके से पैसा और पूरा टाइम आता रहे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नेंस मस्ट इनेबल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टू बी एस, ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से रखी जाए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP कैन हेल्प शेक द एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम इट्स स्लम्बर। जो अभी रुका हुआ एजुकेशन सिस्टम उसको शेक कर सकता है और बेटर कर सकता है। 10+2 सिस्टम को हटा के 5+3+3+4, ठीक है। तो जो अभी हम ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसकी जगह हम इस वाले सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, विच विल ब्रिंग प्री स्कूल एज ग्रुप फॉर्मली इनटू द एजुकेशन सेटअप। अभी क्या है, आपका जो प्री स्कूल एजुकेशन है ना वो फॉर्मलाइज नहीं है, वो फाइनलाइज नहीं है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से चलता है। कुछ प्ले स्कूल्स चल रहे हैं, कुछ ये चल रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो फाउंडेशन है बच्चे की, जब तक वो अच्छी नहीं होगी ना तब तक नहीं हो सकता। एक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर, इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, मैं बोलता हूं अनएम्प्लॉयमेंट से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसा आपका स्किल्स है वैसी आपको जॉब नहीं मिलती। तो उससे क्या होगा, इंडियाज एजुकेशनल सेटअप नीड्स टू बी एनहांस्ड, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। वोकेशन लर्निंग को, कि किसी को आगे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, अदरवाइज किसी को इसी क्लास तक पढ़ के जो स्किल्स हैं उसके बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और उन सब अलग सेक्टर्स में उनको जॉब चाहिए, उनको आगे नहीं पढ़ना और सीधा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वोकेशनल लर्निंग भी कर सकते हैं हम लोग, कि एक सेक्टर में अगर आपको जाना है तो उसके हिसाब से आपको वहीं पर ट्रेनिंग दी जाए और आपको भेज दिया जाए। तो वोकेशनल लर्निंग को डालना पड़ेगा विद मेन स्ट्रीम एजुकेशन। जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो आप देखते हैं 12th तक बच्चा पढ़ता है, तो उससे पहले ही आप उसको वोकेशनल लर्निंग भी उसमें ऐड कर सकते हैं। राइट मेंटरशिप एट स्कूल,
especially in government schools, ठीक है, to ensure that students are guided in the right direction, शुरुआत से ही सही डायरेक्शन में उसको गाइड किया जाए, एंड आर अवेयर ऑफ द करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको आगे मिलने वाली हैं, ताकि वो उसी तरफ चलना शुरू कर दे, ठीक है। रिड्यूसिंग द लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करने की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं लोगों के, तो उसको भी केटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेकिंग अ नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट आई हैव एडेड। इसमें क्या कर सकते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक टू द फ्यूचर वाइल कीपिंग आर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रूट्स इन माइंड। जैसे मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वेस्ट स्ट्रक्चर पे ही चलें, आप अपने एजुकेशन को अपने हिसाब से, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 140 करोड़ एंड वी आर एक्चुअली द नंबर 1 पॉपुलेशन, तो जो हम बना दे वही होना चाहिए भाई। मतलब 140 करोड़, कुछ जैसा जो वर्ड बोलना है वो बोलने का मन करे भाई, हम अपनी प्रोनाउंसिएशन अलग बना सकते हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यूएस और हम ब्रिटिश यूके देखते हैं, उसमें उस इंग्लिश को पढ़ते हैं, क्या पॉपुलेशन है उनकी, यूएस की 30 करोड़, यूपी से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसीलिए हम क्या है ना कि इतना ज़्यादा वेस्ट ओरिएंटेड हैं कि वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू आवर रूट्स। हम अपनी ही जड़ों को ना छोड़ रहे हैं और उनको पकड़ नहीं पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे उनको, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप दोनों वेस्ट और ईस्ट दोनों को साथ में सबसे बेस्ट तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे गुरुकुल सिस्टम है जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन, पढ़ाई, बुक्स की पढ़ाई नहीं होती थी, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था बियॉन्ड अकेडमिक्स। प्लीज़ इसको ऐड करके आना जब आप थोड़ा सा ये रेफरेंस दो कि हमें ज़रूरी नहीं है कि वेस्ट ओरिएंटेड ही रहें, हम थोड़ा सा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एथिक्स और वैल्यू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे एथिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो जब एथिक्स पढ़ते हैं तो आपके अंदर वो वैल्यूज़ इनकलकेट धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही करना बहुत ज़रूरी है उस लेवल पर भी, ठीक है। वैल्यूज सच एज सेल्फ रिलायंस, एम्पथी, क्रिएटिविटी जो बहुत स्टूडेंट्स में लैक करती है आई हैव सीन, एंड इंटेग्रिटी एक बहुत बड़ा रिमेन अ मेजर एरिया इन एंशियंट इंडिया जो इतना यूजफुल था, जो जिसका रेलेवेंस आज भी है, ठीक है, तो वो आज भी यूज किया जा सकता है। द एंशियंट इवेल्युएशन ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रेडिंग थीमेटिक नॉलेज, सिर्फ आपकी थीम वाली नॉलेज ही उसको ग्रेड ना करे, वो बेसिकली बहुत अलग नज़रिए से आपको देखता था। वो एसेस कैसे करता था आपको कि आपने क्या सीखा है, कि आपने क्या स्किल्स सीखे हैं, और आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे डाल सकते हैं, कि क्या आपने स्किल्स ली हैं लर्निंग के, और उसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में। ये जो है ना, ये ग्रेड सिस्टम से बहुत दूर की बात है। वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था आपको, तो डिजिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। इन बिहार ओनली अराउंड 10% ऑफ द स्कूल फुलफिल्स इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटाइजेशन करें और जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। और ये सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने में नहीं है, द सेम कैन बी अप्लाइड फॉर टीचर सैलरीज एंड स्कूल फंड्स। डिजिटाइज करोगे, जो करप्शन और लीकेजेस हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा आपका प्रोसेस। सीधा लिख लेना, अगर आपको सिर्फ डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में पूछे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द प्रोसेस, ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, उससे उसको पता है वो। देखो, इतनी लेमन लैंग्वेज मत लिखना कि ऐसा बोलो कि इट विल ब्रिंग द प्रोसेस इनटू हार्मनी, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस, ठीक है। साथ में क्या होगा, लीकेजेस और जो करप्शन है वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद साथ में एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, लोगों तक पहुंच पाएगी जगह जगह तक, अगर डिस्टेंस स्कूल का है और रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए, नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, जो हमने देखा था पॉइंट जिससे विमेन और गर्ल्स जो हैं सबसे बड़े लेवल पे छोड़ती हैं स्कूल इन रीजंस की वजह से, तो आप उसको वो कर सकते हो। विमेन एजुकेशन और बेटर हो जाएगा अगर आप एक्सेसिबिलिटी कर दो, घर से अगर वो पढ़ लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, लीकेजेस और करप्शन है उनको रोक सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में, ठीक है। साथ में एवरी लेवल, ठीक है, जो है एजुकेशन, एवरी लेवल ऑफ द प्रोसेस विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, वो अपना काम ठीक से करेगा क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हर तरीके से पता लग पा रहा है हमें,
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हर क्लास के लिए आप डाल सकते हैं वहाँ पे। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ जो हैं उनको एम्पावर करो बाय यूजिंग मोबाइल फोन्स। डेवलप अ सिस्टम जो स्कूल मैनेजमेंट कंपनी को कमिटीज़ है उनको फैसिलिटेट करे बाय फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, जो आज के लिए आज देख रहे थे हम कि नॉन एग्जिस्टेंट ही है बेसिकली, उसको बेसिकली एक तरीका मिले, ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से ये काम करे और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे, कि अकाउंटेबल भी हो। ये नहीं सिर्फ बैठ रहे हैं लोग वहाँ पे चाय समोसा खाए और चले गए, वहाँ पे एक स्टेप ले, ठीक है, एक नया प्रोसेस तैयार करे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और फिर उसको आगे प्रोवाइड भी किया जाए और डेमोक्रेटिक तरीके से, कि सब मेंबर्स की राय ली जाए, वो सब वो बहुत ज़रूरी है। सोशल ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को पैसा मिलेगा, अब वो कमेटीज़ में पैसा सही से यूज़ हो भी रहा है कि नहीं, उसको सोशल ऑडिट करना, मतलब ऑडिट करना, मतलब पता है ना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा वो उन्हीं के बीच में तो नहीं बट रहा है, वो सही से लग तो रहा है ना स्कूल सिस्टम में। बेटर प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्री सर्विस, वो जाने से पहले भी उसको जो टीचर ट्रेनिंग है वो आप उसके जो एग्जामिनेशन होता है ना उसमें इनकलकेट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को बेटर करो, ठीक है। सो जैसे एग्जाम्पल क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो एक्ट है, ठीक है, और दीक्षा पोर्टल है जो हमने देखा था अभी गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो बेसिकली उसको हम यूज़ करके ना और बेटर कर सकते हैं टीचर एजुकेशन को। इंक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन टू 6% ऑफ जीडीपी, प्लीज ये पॉइंट लिख देना, विच इज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। टीचर्स आर रेयरली रेप्रिमांडेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस, रेयरली रेप्रिमांड मतलब कि बहुत ऐसा कम होता होगा ऐसा कि उनको ना पढ़ाने के लिए उनको अकाउंटेबल रखा जाए, ठीक है। और रिकमेंडेशंस क्या आते हैं कि रिमूवल कर दो नॉन डिटेंशन पॉलिसी के। The blame is squarely on the children, such an attitude must be wiped out। कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई टीचर्स को दोष दो ना, नॉन डिटेंशन पॉलिसी हटा दो, बच्चों को आप क्यों इतना टाइम तक पास कर रहे हो, या आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि बच्चे को हमने पास कर दिया, ठीक है। तो टीचर्स जो हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉन डिटेंशन पॉलिसी भी है, उसके बारे में सेपरेटली कहीं बात करेंगे, लेकिन नॉन डिटेंशन पॉलिसी एक सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखना, वो नहीं है। और क्या है कि ब्लेम पूरा बच्चों पे भी नहीं डाल सकते, तो इस एटीट्यूड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एजुकेशन इज की टू अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड ऑपरेशन, इससे आप स्टार्ट भी कर सकते हैं ऐसे को, इससे आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, कि उसका प्राइवेटाइजेशन होना के चाहिए कि नहीं, इस पे हम देखते हैं अभी। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में अगर हमें करनी है तो उसकी नीड क्या है, ठीक है। और ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन हम एजुकेशन की बात कहाँ करते हैं, हम करते हैं ज़्यादातर हायर एजुकेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। सो द स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन कंटिन्यूज टू बी डिसमल, बहुत प्रॉब्लम में है। और जो रिसेंटली पब्लिश एक रिपोर्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2018, उसके हिसाब से हमारी जो रैंकिंग है वो ख़राब है, और हायर एजुकेशन में तो खासकर हमें बेसिकली जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है ना, इट इज़ नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड। इश्यूज कौन से हैं, फंडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, दे आर नॉट वेरी मच अवेलेबल, पुअर लर्निंग आउटकम्स, इतने आउटकम्स निकलते नहीं हैं एजुकेशन के, और ब्रेन ड्रेन जो है हायर एजुकेशन में खासकर बाहर चले जाते हैं लोग पढ़ने के लिए रादर देन स्टेइंग इन इंडिया, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। अमर्त्य सेन बोलते हैं, हु इज़ एन इकोनॉमिस्ट, इंडिया इज ट्राइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू बिकम एन इंडस्ट्रियल जायंट with an illiterate and unhealthy labor force. That's a very strong statement but actually makes a lot of sense. कि इंडस्ट्रियल जायंट बनना चाहते हैं हम, इंडस्ट्रीज को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना वो भर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम उसमें, इलिटरेट और अनहेल्दी लेबर फोर्स के साथ काम कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं हो सकता। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ठीक है, एक ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हायर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन इस कंट्री में मिल सके। बेनिफिट्स क्या होंगे इससे, प्राइवेटाइजेशन करने से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, फैकल्टी क्रिएट होगी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से और सिस्टमैटिक वे में,
ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दे टेंड टू मेक दी एजुकेशन होलसम इन अ वे कि वो बहुत तरीक़ों से आपके सेशंस कराती हैं, सेमिनार्स कराती है, जिससे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है। वाइडर इंटरेक्शन विद ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया, एक्सपोजर उस तरीके से। और रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि फ़ायदे हैं प्राइवेट एजुकेशन में। इट विल एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फैकल्टी एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। फैकल्टी जब दूसरे कॉलेजेस से आके अपने जो वो है सॉल्यूशंस देती हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो उससे एजुकेशन ना होलसम होती है धीरे धीरे करके। बेटर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स होंगी और टीचर्स सीखेंगे दूसरे टीचर्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट वो नए प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं ताकि एजुकेशन अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके। तो वो प्रैक्टिसेस भी लेन देन उसका आराम से हो सकता है, और अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी बच्चों के लिए। इट विल लीड टू मोर कंपटीशन एजुकेशन सेक्टर, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट्स भी सेक्टर भी बेटर होता रहेगा और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी बेटर होती रहेंगी। चैलेंजेस क्या है? मोर इनिक्विटी। आपको पता है जो ऑलरेडी एक क्लास डिवाइड है हमारी कंट्री में, और उससे जो फीस भी आपको प्राइवेट की आपको पता है कितनी हेफ्टी फीस होती है बेसिकली, तो वो जो है वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, जो प्राइवेटाइजेशन है ना एजुकेशन का, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हेल्प किसकी हुई है? पैरेलल सिस्टम ऑफ कोचिंग क्लासेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका फ़ायदा हुआ है, बाकी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। मिडिल एंड इवन द लोअर क्लास पीपल आर स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून बाय एनरोलिंग देम इन कोचिंग क्लासेस। मतलब लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उन कोचिंग में दे रही हैं जो 6, 7, 8 महीने के लिए आपको पढ़ाती हैं, और वो भी सिर्फ एक सेपरेट चीज़ के लिए। दे डू नॉट प्रोवाइड यू नॉलेज, दे जस्ट प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। थोड़ा सा आपको बताती हैं उस एग्जाम के बारे में और सबके। तो कोचिंग क्लासेस जो है ना, सबसे ज़्यादा फायदा उनको हुआ है जो पैरेलल सिस्टम में काम करती हैं, एजुकेशन सिस्टम के। तो इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा स्टूडेंट्स जो है ना वहाँ पे पे कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू HRD मिनिस्ट्रीज ऑल इंडिया सर्वे ऑन AISHE बोलते हैं इसको, ठीक है, AISHE, तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, 34.2 मिलियन स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन विद 22 मिलियन स्टूडेंट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। देखिए आप, 34.2 में से 22 मिलियन स्टूडेंट्स, 65% एटलीस्ट कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, क्योंकि अच्छा, इन 1950 द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वाज जस्ट 20। जून 2017 तक 819 हुई हैं, जिसमें 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। नाउ नाउ रीड दैट डेटा करेक्टली। 367 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 123 डीम्ड एंड 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ये कल्चर है पूरा यूनिवर्सिटीज़ का, एटलीस्ट हमारे कंट्री में। अकॉर्डिंग टू AISHE, 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आप, आर एनरोल्ड इन PhD इन इंडिया। दैट इज लेस देन 0.4% ऑफ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट। जो एनरोलमेंट्स हो रही हैं कहाँ पे? हायर एजुकेशन में, उसमें से सिर्फ 1.25 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो PhD के लिए एनरोल होते हैं, जो कि अराउंड 0.4% है टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट के। सीरियसली, अगर आप PhD नहीं करेंगे, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, तो लेक्चरर्स लगेंगे कैसे? क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसे बढ़ेगी एजुकेशन सिस्टम में, खासकर हायर एजुकेशन में? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स, ठीक है, IPR, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये, इंडिया रैंक्स 5th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस। IPR है बेसिकली, वो क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या है सिस्टम कि 5th नंबर पे आते हैं हम इन टर्म्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस, बट इट्स पेटेंट प्रोफाइल नीड्स अ मेजर बूस्ट एट एज इट इज रैंक्ड 45th। इसका मतलब कि अगर ये देखा जाए कि रिसर्च पब्लिकेशंस हमारी कंट्री से जिस हिसाब से आ रही है, उसमें हम 5th ग्लोबली, 5th रैंक है हमारी। लेकिन जब उसके पेटेंट की बात आती है, क्योंकि आपने एक रिसर्च की, अब आप उसको पेटेंट करा लेंगे तो फिर वो आपके नाम से और बिकेगी, और फिर वो इंडिया का ही फायदा है उसके अंदर, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे वो बढ़ेंगे उस चीज़ को लेकर। लेकिन उसमें हम 45th आते हैं, तो हमारा जो पेटेंट बेस्ड सिस्टम है ना, वो भी सही नहीं है। ठीक है, कोटा इन राजस्थान इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ कोचिंग क्लासेस हैव टर्न्ड देमसेल्व्स इनटू फैक्ट्रीज। कोटा का एग्जाम्पल आप एजुकेशन वाले में, ये बाद में आ गया है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा कि कोचिंग क्लासेस का एग्जाम्पल देंगे तो कोटा जो राजस्थान में, उसका प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। द स्टूडेंट्स आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर में होते हैं वो लोग, आपने देखा होगा ज़रूर, विद नो टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। सम 24 स्टूडेंट्स टेकिंग ट्यूशंस एट दीज कोचिंग फैक्ट्रीज हैव कमिटेड सुसाइड इन 2017।
सुसाइड रेट्स सीधा लिख सकते हैं, सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अनेबल टू कोप अप विद द रिगरस शेड्यूल ऑफ कोचिंग क्लासेस, इतना रिगरस शेड्यूल, इतना ज़्यादा खतरनाक शेड्यूल होता है उनका, आर्मी जैसा शेड्यूल होता है कि इतने घंटे ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है, उसके बाद आपको घर आके जो सेट्स दिए जाएंगे क्वेश्चंस के वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। And last year, nearly 450 teenagers in Andhra Pradesh and Telangana had committed suicide due to pressure of academic performance. Privatization will lead to commodification of education, as most of the private player in education view it as a business. तो commodify मतलब education जो एक value based system की तरीके से देखा जा सकता है उसको एक product बना दिया जाएगा, और क्योंकि जो private हैं वो business की तरह देखते हैं हर चीज़ को profits की तरह, तो उससे problem होगा। इश्यूज ऑफ कैपिटेशन फीस, मतलब फीस कितनी ले रहे हैं उसका भी प्रॉब्लम है एक। पुअर अकाउंटेबिलिटी, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को तो फिर भी ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के लिए क्या करेंगे आप? जो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की है वो प्राइवेट की नहीं है। फेक डिग्रीज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक, ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन शुड बी एन एलिबाई फॉर द करप्ट एंड इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो प्राइवेटाइजेशन करने से भी क्या होगा कि ये एक नया सिस्टम तैयार हो सकता है, जिससे क्या होगा कि जो एक करप्ट और इनएफिशिएंट फंक्शनिंग है पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, तो क्या है कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। द इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ डिप्राइव द चिल्ड्रन ऑफ वीकर सेक्शन। जो इनडिस्क्रिमिनेट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का, सिर्फ जो हायर क्लासेस हैं उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो फीस भर पा रहे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर। प्राइवेटाइजेशन जो हेल्थ में मैंने आपको बताया था वो प्राइवेटाइजेशन आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाए, अकाउंटेबिलिटी लाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए उनके अंदर कि वो अच्छे से काम करें। कैपिटेशन ऑफ फीस, मतलब आप एक लिमिट रखें, कैप रखें फीस के ऊपर कि इससे ज़्यादा फीस नहीं कर सकते। कमिटीज़ फॉर्म की जाएँ जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है उसमें बेटर काम कर सके और अच्छे नज़रिए से देख सकें उसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सीधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अब नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका है 2020 की पॉलिसी, तो उस पर एसेज आना और टॉपिक्स आना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका जो डेटा है वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है बहुत आसान तरीके से। पीआईबी की रिपोर्ट के हिसाब से है ये। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है हमें, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक हमें 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये क्या है ग्रोस, ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, वो 100% करना है बाय 2030। ग्रोस एनरोलमेंट जो रेशियो है इन हायर एजुकेशन टू बी रेज टू 50% बाय 2035। 50% लोग तो जाएं सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं, कुछ कुछ ही परसेंट लोग जाते हैं, तो उसको 50% करना है बाय 2035। और 3.5 करोड़ सीट्स ऐड करनी है हायर एजुकेशन के अंदर बच्चों के लिए। इट विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। 2 करोड़ तक बच्चे जो हैं जो बाहर जा चुके हैं सिस्टम के, उनको वापस सिस्टम में लाया जाएगा। नया जो बताया था मैंने 5+3+3+4 सिस्टम, जो 10+2 सिस्टम से बेस से बेटर किया गया है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया जाएगा, वो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है क्योंकि सीधा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो स्कूल करिकुलम विद 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग, ठीक है, उसको भी देखा जाएगा। समझ आ रहा है? इसमें क्या है, आप 2 ईयर्स इसके निकाल लीजिए और बाकी ये 10 ईयर्स है, तो 12 ईयर्स क्या आ गए पूरे एजुकेशन सिस्टम के। लेकिन इससे पहले जो 5 का ये 2 निकाल दिया हमने, जो ये 3 बचा है बेसिकली कहा जाएगा जो आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग है, इसको बेटर इसको फॉर्मलाइज किया जाएगा, जो कि अभी तक फॉर्मलाइज नहीं है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन अकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम्स इन स्कूल्स। जो हमने प्रॉब्लम देखी थी कि होलसम एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, एक ही अकेडमिक अप्रोच लेंस से हम देखते हैं उसको, ठीक है। वी सी दी एजुकेशन सिस्टम विद ओनली सिंगल लेंस। उसमें क्या देखते हैं कि हम अकेडमिक ग्रेड्स होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, नहीं। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप्स। क्लास 6 से अगर कोई वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल्स वगैरह लेना चाहता है, तो बेसिकली वो क्लास 6 से शुरू हो जाएगा और बाद में इंटर्नशिप्स प्रोवाइड होंगी। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5
टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। ये प्रॉब्लम जी भी जो हमने देखी थी एजुकेशन सिस्टम में, इसको भी सॉल्व कौन कर रहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो वे फॉरवर्ड में आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेंशन कर सकते हो। देखो, इश्यूज और चैलेंजेस में या फिर मेजर्स जो होते हैं, खासकर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट या फिर मेजर्स जो हमने लिए हैं, इसमें आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आपको क्या करना है? वहां पे आपको बेसिकली बताना है, क्या बताना है? कि जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमें उसको इन द करेक्ट स्पिरिट, इन द करेक्ट स्पिरिट विल हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, इन द करेक्ट स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही नीयत के साथ, ठीक है। और अच्छे तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, कल्चर क्रिएट कर सकता है जहां पे हम एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें, ठीक है। अब हम, क्योंकि एजुकेशन को हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से शुरू में देखा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि फाउंडेशनल एजुकेशन, जैसे आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन फॉर्म्स अ फाउंडेशन इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, तो उस वक्त पे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। या बोल सकते हैं कि एजुकेशन मतलब फाउंडेशनल एजुकेशन जो है वो चाइल्ड को आगे हेल्प कर सकती है फ्यूचर के अंदर, या फाउंडेशनल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, ये भी बोल सकते हैं। मतलब कि फाउंडेशन जो है स्ट्रांग, जो बच्चा बड़ा होता है उस वक्त पे जो फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रांग हो गई तो आगे उसको बहुत हेल्प हो सकती है। इसमें हम पढ़ते हैं प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन इज टिपिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। जो कंपलसरी एजुकेशन जो कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज उसके अंदर होती है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के बीच में रहती है। इट इज फंडामेंटल इन प्रोवाइडिंग, ठीक है, द बेसिस फॉर अ रैशनल पॉपुलेस। मतलब रैशनल सिटीजन्स आपको क्रिएट करने हैं जो अलग अलग नज़रिए से सोचें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड कॉन्सिक्वेंटली इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, क्योंकि नीचे से आप शुरू करेंगे तो जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो वो तो अच्छा हो गई, उसके बाद जो है उनको एनरोलमेंट आगे भी होंगी, उसके बाद फिर और सेकेंडरी एजुकेशन में होगी, हायर एजुकेशन में होंगी, फिर रिसर्च, इकोनॉमिक ग्रोथ तो इससे बेटर होगी। और ऑल ह्यूमन वेलफेयर इंडिसेस जो हम देखते हैं, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया, वो सब हो गया, तो वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट विद द प्राइमरी एजुकेशन। नेल्सन मंडेला हाईलाइटेड दैट एजुकेशन इज अ लिबरेटर फ्रॉम द शैकल्स ऑफ इग्नोरेंस। याद रखना प्लीज, इसको मेंशन करना। नेल्सन मंडेला हाईलाइट करते हैं एजुकेशन को एज द लिबरेटर फ्रॉम द शैकल्स, जो कड़ियां हैं, ऑफ इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। थ्रू हिज फेमस कोट क्या है? एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब जो लोगों ने मेरा कोर बैच लिया हुआ है, वहाँ पे मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद उसके रिगार्डिंग 10 से 15 कोड्स देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको पीडीएफ तो दी ही जाती है और साथ में स्ट्रैटेजी दी जाती है, आपको थोड़ी थोड़ी जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ शुरू करने से पहले वो बताया जाता है। साथ में आपके जो एसेज आप लिखते हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, आपको बताया जाता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोर बैच में एडेड हैं। यहाँ पे तो आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी, आप आराम से अपना लिख सकते हैं ऐसे। तो वहाँ पे भी मैंने ये कोड दिया हुआ है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये प्राइमरी एजुकेशन में आप यूज़ करना डेफिनेटली। द सेम थॉट इज एनश्राइंड इन यूडीएचआर, जो हमारा क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन आर्टिकल 26 विच हेल्ड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 26 बोलता है किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। लेकिन 7 डेकेड्स हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, 58 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल ग्लोबली एंड मोर देन 100 मिलियन चिल्ड्रन गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्कूलिंग सिस्टम बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। तो 58 मिलियन लोग तो वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, चिल्ड्रन, 58 मिलियन चिल्ड्रन वो लोग हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, और 100 मिलियन वो हैं जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आगे स्कूलिंग कर ही नहीं पाए। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, हम बोलते हैं कि राइट होना चाहिए एजुकेशन का। आयरॉनिकली, इंडिया विच वन हेल्ड द पोजीशन ऑफ विश्व गुरु, वर्ल्ड्स टीचर, हम लोगों ने एक पद हासिल किया था एक वक्त पे, टॉप्स द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। प्लीज ये लिखना
ठीक है, आयरन जब एजुकेशन के बारे में आप इश्यूज और प्रॉब्लम्स बताएंगे तो उसमें इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स में शुरू सिर्फ इससे करना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स में शुरू ये करना, आयरॉनिकली इंडिया विच वन हेल्ड द पोजीशन ऑफ विश्व गुरु world's teacher tops the list of countries with out of school children. But Kerala has shown a silver lining as it is now all set to be declared for the first state in the country to achieve complete primary education. केरला ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। नीड फॉर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एचआरडी की, क्या करती है? सबमिटेड रिपोर्ट जिसमें बोलती है डिमांड फॉर ग्रांट्स for school education to the Rajya Sabha. In this report, the committee has made various observations on state of government schools in India. उसके बारे में भी बात करी है, और डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में, जो राज्यसभा में ये कमेटी थी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी और प्लेग्राउंड्स। देखिए इस कमेटी ने क्या बोला कि हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी और प्लेग्राउंड्स। तो तभी तो रीज़न है कि 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं एंड नॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। बजटरी एलोकेशंस बजटरी एलोकेशंस की बात ज़रूर करना जब गवर्नमेंट की बात करोगे। 27% कट फ्रॉम प्रपोजल्स मेड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, 27% कम किया गया है। डिस्पाइट प्रपोजल्स फॉर 82,000 करोड़, कितने दिए जा रहे हैं? 60,000 करोड़। तो ये बजटरी एलोकेशंस है, वो भी प्राइमरी एजुकेशन में कम हो रही है। द पैनल एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट ओवर द स्टार्क डेफिसिट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात करी कमेटी ने। ओनली 56% ऑफ स्कूल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी विद लोएस्ट रेट। सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हैं ये रेट? मणिपुर एंड मध्य प्रदेश, वेयर लेस देन 20% हैव एक्सेस टू पावर। 80% में पावर ही नहीं है। UDISC जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, भी हमने इसकी डिटेल्स देखी है। लेस देन 57% ऑफ स्कूल्स हैव प्लेग्राउंड्स। आप बच्चों को करिकुलम में और कैसे ऐड करोगे बताओ फिर? हेल्थ, ठीक है, उनको खिलाएंगे नहीं, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो नहीं कराओगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। इंक्लूडिंग लेस देन 30% स्कूल इन उड़ीसा एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे तो और भी कम है। देर इज़ अ स्लो प्रोग्रेस इन बिल्डिंग क्लासरूम्स, लैब्स एंड लाइब्रेरीज, ये भी क्रिएट नहीं हो रही हैं। ओवरऑल फॉर द कोर समग्र शिक्षा स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक साथ लेके आएंगे, द डिपार्टमेंट हैड ओनली स्पेंट 71% ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बाय December 31, 2019। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जब आप एक गवर्नमेंट की बजटरी एलोकेशंस की बात करेंगे ना, जब भी बजटरी एलोकेशंस की डालेंगे, बेशक आपके पास डेटा ना हो, ये उसमें डालना कि जो मनी अलॉटेड was higher than money spent। इसका मतलब कि जो बोला गया कि इतना पैसा खर्चेंगे उतना खर्चा ही नहीं, और जो खर्चा वो भी सही से नहीं गया। तो प्लीज इसको जब बजटरी एलोकेशंस की बात करेंगे इश्यूज और प्रॉब्लम्स में, तो इस पॉइंट को जरूर लिखना कि मनी अलॉटेड वाज हायर देन मनी स्पेंट। इंडिया इज ऑल्सो डीलिंग विद अ सिनेरियो ऑफ सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज जो हैं आपके पास, कहीं कहीं पे तो 60 to 70% है कि स्टेट्स में वैकेंसीज भी हैं, नहीं भर रहे हैं उनको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है। टीचर्स को क्यों और रिक्रूट करोगे जब कम में ठीक ठाक काम चल रहा है। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है, 1 सेकेंड, यस, और टीचर्स हैं भी अगर तो एब्सेंट होती हैं, तो टीचर नहीं आ रही, और टीचर्स आ भी रही हैं तो बहुत बार गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने देखा भी है कि वहाँ पे बैठे होते हैं और बच्चा अपना अपना कर रहे होते हैं। सो द एजुकेशन क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट देयर। ठीक है, ये लर्निंग क्राइसिस जो है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको जब ASER की रिपोर्ट हम देख रहे थे। की हाईलाइट्स ऑफ ASER 2021 ये मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ, तो प्लीज़ जो हाईलाइट्स हैं ये आप ऐड कर सकें अपने उसमें, ठीक है, किसमें? अपने नोट्स के अंदर। ऐसे जब लिखेंगे एजुकेशन पे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी को फोटो लेनी तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये पूरी PDF कोर बैच में तो होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिटेल निकाल करना दे सकते हैं। एक प्रॉब्लम ट्यूशन की भी है, फिर बिग इंक्रीज इन चिल्ड्रन टेकिंग ट्यूशन, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन का लेवल ही सही नहीं है और जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में हो नहीं पा रहा है। और
ज़्यादा क्या होता है प्रॉब्लम, फिर ट्यूशन्स पे आप डिपेंडेंट होने लगते हो तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम से दूर हो जाते हो, तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो आपको वैल्यूज़ देती हैं आप उनसे भी दूर हो जाते हो। वहाँ पे जैसा हाल होता है ट्यूशन सिस्टम में, आपको पता है वो सब बच्चों पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, एक करिकुलम भी सेट नहीं होता है, बस जो स्कूल में है वैसा पढ़ा रहे हैं, करिकुलम सेट नहीं है। Fewer children whose schools have reopened are taking tuitions. ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस हैज शॉट अप सिंस 2018 ड्यूरिंग एक्सटेंडेड स्कूल क्लोजर। ठीक है, स्कूल क्लोजर्स हुए, पैंडमिक वगैरह हुआ, वो सब हुआ, तो उसमें ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा गैप फॉर्म हो जाएगा या हो गया है उन बच्चों में जो ट्यूशन ले पा रहे हैं, उन बच्चों में जो ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं। एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, ये भी हमने देखा था, उसका भी डिटेल आप आराम से लिख सकते हैं। लर्निंग सपोर्ट एट होम, ये मैंने बताया था, लर्निंग सपोर्ट एट होम हैज़ डिक्रीज ओवर द लास्ट ईयर। स्कूल रीओपनिंग इज ड्राइविंग डिक्रीजिंग सपोर्ट। क्या होगा, स्कूल खुल गए हैं, अब क्यों ध्यान देना है, स्कूल वाले हैं, स्कूल वाले ध्यान दे लेंगे हमारे बच्चों के ऊपर। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि स्टेक होल्डर सिर्फ चिल्ड्रन नहीं है, पेरेंट्स भी हैं। इसीलिए एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल्स, ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन हैव टेक्स्ट बुक्स, स्लाइट इंक्रीज इन एडिशनल मटेरियल्स रिसीव्ड। लर्निंग मटेरियल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब, और तरीकों पे जा रहे हैं वो अपने उसको बेटर करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट एग्जाम सेट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन है वो बढ़ेगा आगे, उसमें दो तरीके से बढ़ेगा, या तो आपकी कट ऑफ्स जो हैं वो हाई जाएंगी, या फिर आपका एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कट ऑफ कम होगी, लेकिन एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ रहा है, तो और ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इतना एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग यूज़ करने लग गए हैं ना, कि एग्जामिनर को पता है यार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो तो इनके पास इतनी वीडियोस यूट्यूब पे हैं वो कर लेंगे, तो इनको डेफिनेटली वो ऐसा एज होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास, उसके पास बेस्ट कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड आई विल नॉट बोस्ट अबाउट माई टेक्निक्स। ठीक है, तो आई मेक श्योर कि आपके पास जो कंटेंट आ रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो और बेस्ट तरीके से आप उसको यूज़ कर सको, और ज़्यादा सोर्सेज पे ना जाओ, कम सोर्सेज में ही मैक्सिमम आउटपुट ले लो। जितने लोग ज़्यादा सोर्सेज पर जाते हैं उनका आउटपुट नहीं आता है और वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट लो और मिनिमम इनपुट डालो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू क्लियर इन एग्जाम। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट की बात कर लेते हैं। क्या है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं और जो बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करी थी हमने, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। करप्शन एंड लीकेजेस आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, बर्डन जो है, पुअर सैलरी, टीचर एब्सेंटिज्म, ये डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ये तीनों उसमें यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, या फिर हायर एजुकेशन हो। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी है, सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो पूरी कंट्री में सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। यूनिवर्सल एक्सेस देना है ताकि 100% लोग आ सकें, और रिटेंशन भी हो कि वो पढ़ रहे हैं तो रिटेन भी कर सकें, और मतलब इन द सेंस के नॉट पढ़ रहे हैं, अगर वो स्कूल में आ रहे हैं तो रिटेन करें अपनी प्रेजेंस वहाँ पे, ये ना हो कि छोड़ दें कुछ टाइम बाद, तो वो रहें स्कूल के अंदर, सिस्टम के अंदर। ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स, जो जेंडर का प्रॉब्लम है इस एजुकेशन सिस्टम में उसको भी ब्रिज करना है, ठीक करना है मतलब, एंड सोशल कैटेगरी उसमें, एंड एनहेंसमेंट ऑफ लर्निंग लेवल्स भी इम्प्रूव करने हैं। मिड डे मील स्कीम होता है जिससे बच्चे आते हैं, फिर वहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का एक अच्छा रोल प्ले करता है मिड डे मील स्कीम भी, जहाँ पे बच्चे आते हैं फिर एनरोल करे जाते हैं, वहाँ पे उनको पता है आपको मिड डे मील स्कीम में क्या होता है। ठीक है, और आपने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने वहाँ पे बताए थे, अगर आपको याद हो, अभी लिस्ट पूरी दी थी। मेजर्स नीडेड फॉर प्राइमरी एजुकेशन इंडिया, टीचर्स मस्ट नॉट ओनली टीच, बहुत ज़रूरी है, एक अकेडमिक अप्रोच को नहीं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज़रूरी है। उनको एक अच्छा हारमनी होनी ज़रूरी है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, हारमनी होनी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के साथ, एक ह्यूमन लेवल रिलेशनशिप होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, साथ में नॉट अ सिंगल अप्रोच, या फिर एक और चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, टू
एक्चुअली इन इम्प्रेस योर एग्जामिनर, आप लिख सकते हैं वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इज नॉट गुड, ये बोल सकते हो आप कि वो सही नहीं है। एक ही तरीके से सब बच्चे समझेंगे वो ज़रूरी नहीं है, अलग अलग तरीके से समझते हैं बच्चे। डिजिटाइजेशन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, पूरा का पूरा वो कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि जो पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनको आसानी हो बेसिकली। अदरवाइज जो है वहाँ पे वो सेम चीज़ें यूज़ करेंगे आप। एम्पावर करो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया और हायर एजुकेशन इन इंडिया बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। जिनको पीडीएफ्स मिलेंगे जो कोर बैच में है, डेफिनेटली दे कैन वर्क ऑन इट। इसमें मैंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप अपने आप आराम से यहाँ पे चीज़ देख सकते हैं। देखो मोटा मोटा क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो फाउंडेशनल जो एजुकेशन है उसके बारे में पूछेंगे, या वो पूछेंगे पूरे एजुकेशन सेक्टर के बारे में। वो सेपरेटली किसी चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे। सेकेंडरी या हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर फोकस होता है। वो मैंने आपको अच्छे से कराया है, और साथ में जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में कराया है। तो इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि वो दोनों से भी काम चल जाएगा। तो जिनके पास पीडीएफ्स हैं दे कैन यूज़ इट। नाउ इज़ द टाइम कि अगर एडुकेशन का आप लिखने लगे हैं अगर ऐसे के लिए, तो आपको क्या करना है। मैं आपको अब पूरा फॉर्मेट समझाता हूँ कैसे लिखना है आपको। जो पूरा तरीका है ऐसे लिखने का फॉर एडुकेशन स्पेसिफिकली, दैट इज़ ओनली फॉर द कोर बैच स्टूडेंट्स। तो जो फ्री सेशन है हमारा, फ्री कंटेंट है, वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग इट विद मी, ठीक है, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सो द रेस्ट ऑफ द क्लास इज़ फॉर द कोर बैच स्टूडेंट। थैंक यू।